नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी राजन से राजन कुमार। यह जो हुआ टेस्ट 2 का डिस्कशन है। जैसे आप लोग हमसे पहले से जुड़े हैं तो आप लोग को पता होगा कि हम टेलीग्राम पर बुधवार और रविवार को टेस्ट लेते हैं, सप्ताह में 2 दिन, और उसका रैंक लिस्ट जारी करते हैं, सब कुछ जारी करते हैं और डिस्कशन भी कराते हैं डिटेल से। तो आप लोग अगर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको ऐसे ही अपडेट बहुत सारे मिलने रहेंगे। और जो दोस्त पहले से देख रहे हैं वीडियो, उनको अच्छा भी लगता है तो आप वीडियो को थोड़ा शेयर करके मेरा भी हेल्प कीजिए लोग। चलिए आते हैं, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब परिचित हुए। पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम 150 क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन कराएंगे। जो आप लोग का 150 क्वेश्चन नहीं, लगभग 500 क्वेश्चन बनेगा। और कोई क्वेश्चन को हम बनाते कैसे हैं वो सब इसमें हम आपको बताएंगे। तो आप लोग निश्चित रूप से पूरा क्वेश्चन देखिए, आप लोग का आभास हो जाएगा कि हाँ कुछ है डिस्कशन में, इसको हमको देखना चाहिए। एक भी डिस्कशन नहीं छोड़िएगा लोग, मेरा विचार है आप लोग का बहुत फायदा होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब परिचित हुए। कहने का मतलब है कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रवेश किए। तो जब आपको आजमगढ़ में थे, वहाँ पे लुगाई के द्वारा चढ़ाई किया गया, वहाँ से आजमगढ़ से निकले और निकल के जगदीशपुर की तरफ बढ़े। जगदीशपुर में इंटर किया 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को जगदीशपुर में एंटर किए 1858 को। और आपको 23 अप्रैल को युद्ध हुआ। युद्ध के बाद में आपको एक घायल हो गए जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह। उसके बाद इन 3 दिन, युद्ध के 3 दिन बाद 26 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो गई। तो प्रवेश कब किए हैं, 22 अप्रैल को। युद्ध कब हुआ है, 23 अप्रैल को। और आपको मृत्यु कब हुई है, 26 अप्रैल को। अब कुछ दोस्त के माइंड में ख्याल आएगा कि इतना डेट नहीं पूछेगा एग्जाम में। नहीं, मेरा ख्याल है कि इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये बिहार से जुड़ा हुआ है। अब बिहार से जुड़े हुए इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति का डेट, इनकी मृत्यु डेट 26 अप्रैल एक बार पूछी जा चुकी है। ठीक, तो आप लोग इसको अच्छा है या जानकारी रखिएगा। अब कुछ हम जानते हैं कि ये जो है 1857 के विद्रोह की घटना है। तो 1857 के विद्रोह जो हुआ वो कब हुआ, शुरू कब हुआ, तो 10 मई को हुआ। 10 मई को हुआ। मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह करके दिल्ली की तरफ कूच किए। उसके पहले मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह शुरू कर दिया गया था एक माह पूर्व। ठीक, और दिल्ली में कब प्रवेश किए सैनिक मेरठ से विद्रोह करके, तो आपको 11 मई को। ये बात याद रखिएगा। दिल्ली में सैन्य नेतृत्व किसके हाथ में था, तो सैन्य नेतृत्व जो था वो बख्त खां के हाथ में था। ठीक है, और ये सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। और दिल्ली में नेतृत्व बहादुर शाह जफर के द्वारा किया जा रहा था, राजनीतिक नेतृत्व बोलिए, और सैन्य नेतृत्व बख्त खां कर रहे थे। इसके साथ साथ आपको लखनऊ में हजरत महल जो थी, अपने पुत्र बिरजिस कादिर को उत्तराधिकारी बना के अंग्रेजों के खिलाफ लोहा ले रही थी। कहाँ पे, तो लखनऊ में। याद रखिएगा। बाद में आपको जब अंग्रेजों का कब्जा हो गया लखनऊ में, तो हजरत महल नेपाल चली गई। इसके साथ साथ एक और हम चीज़ देखते हैं इसमें, जब युद्ध खत्म हुआ तो सैनिकों का क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया, जिसमें आपको सिख सैनिक, गोरखा सैनिक और निम्न जाति के लोगों की सैनिकों की भर्ती अधिक की गई। उच्च जाति के लोगों की संख्या, विशेष करके राजपूत लोगों की संख्या की भर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और इसके साथ साथ जो सेना का अनुपात था, पहले 5:1 था। कहने का मतलब 5 भारतीयों पर 1 अंग्रेज रहते थे। अब क्या किया गया, 2:1 कर दिया गया, मतलब 2 भारतीयों पर 1 अंग्रेज। यह किस समिति के द्वारा सेना का पुनर्गठन किया गया था, तो वो था पील आयोग। क्या था दोस्त, तो पील आयोग। याद रखिएगा, पील आयोग के सिफारिश पर 1857 के विद्रोह में सेना का पुनर्गठन किया गया था। पील आयोग के अनुसार 2:1 कर दिया गया सेनाओं का, 2 भारतीय और 1 अंग्रेज। याद रखिएगा। इसके साथ साथ एक और हम चीज़ देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है कि अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे मतलब कड़ा दुश्मन, सबसे कठिन दुश्मन कौन था, तो ये थे मौलवी अहमदुल्लाह, जिन्होंने फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किया था। एक अजीमुल्ला होते हैं जो फतेहपुर से विद्रोह का नेतृत्व करते हैं, आप लोग इतने याद रखिएगा। और वीर कुंवर सिंह आपको आरा से विद्रोह का नेतृत्व किए थे। ठीक, और बिहार में पड़ते हैं आरा, ये बात याद रखिएगा।
वीर कुंवर सिंह विद्रोह में कहाँ से शामिल हो, तो बीपीएससी के द्वारा 64 एग्जाम में पटना चेक कराया गया है, लेकिन नहीं, ये आरा से ही शामिल हुए हैं। बीपीएससी के द्वारा आंसर बदल भी दिया जा सकता है, तो आप लोग आरा मारिए या पटना मारिए, ये बीपीएससी के ऊपर है, चेक कौन कराएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था। अब विद्रोह जब हुआ तो नाना साहब भी शामिल थे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था। नाना साहब जो थे किसका उत्तराधिकारी थे। सबसे पहले देखते हैं कि नाना साहब किसके उत्तराधिकारी थे, तो बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी थे, दत्तक पुत्र थे। ठीक है, और इनका साम्राज्य को छीन लिया गया था अंग्रेजों के से, तो ये अपना विद्रोह कर दिए थे। इनका कमांडर इन चीफ जो था तात्या टोपे थे। कौन थे, तात्या टोपे। ये बाद में विद्रोह के बाद में आपको सोते हुए पकड़े गए थे, याद रखिएगा। इनके मित्र के द्वारा धोखा दे दिया गया था और जंगल में सोते हुए पकड़े गए थे तात्या टोपे। ब्रिटिश कादिर बताइए दिए कि ये आपको कौन थे, तब लखनऊ से नेतृत्व कर रही हजरत महल की पुत्र थे, जिनकी अल्प आयु के कारण आपको हजरत महल के द्वारा नेतृत्व किया गया और इनको नवाब घोषित किया गया था। अजीमुल्ला जो थे आपको बताया है कि फतेहपुर में विद्रोह का नेतृत्व करते थे, और सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था। ये जो क्वेश्चन है इसके अनुसार मतलब जो डलहौजी के द्वारा 1948 में डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस जो नीति लाया गया था, उसके तहत कोई भी रियासत के राजा को यदि पुत्र नहीं है, अपना पुत्र नहीं है, तो गोद लिए हुए पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकते हैं। ठीक, जिसके कारण अनेकों रियासत को हड़पा किया, जिसमें आपको प्रथम जो था सतारा था। ठीक, झांसी को भी आपको 1853 में इसी आधार पर हड़प लिया गया था, क्योंकि गंगाधर राव को कोई पुत्र नहीं था, जिसके कारण झांसी को अंग्रेजों के द्वारा हड़प लिया गया था। लेकिन बाद में रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह में नेतृत्व की थी और हुर्राजों के साथ लड़ते हुए मारी गई। हुर्राजों ने झांसी रानी के बारे में कहा कि पूरे विद्रोह में यह एक महिला एकमात्र मर्द है। जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो गई थी और हिराजू के सामने खड़ी थी, मतलब सामने खड़ी नहीं थी, हिराजू उनके सामने खड़ा था, तो वो शब्द ये बोला कि पूरे भारतीय मतलब में एक मात्र यह मर्द है। ठीक, झांसी की रानी की समाधि कहाँ है, ग्वालियर में है। झांसी की रानी का जन्म कहाँ हुआ था, बनारस में हुआ था। ठीक, झांसी के रानी का बचपन का नाम क्या था, मणिकर्णिका था। सॉरी, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में हमको प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा। ये आपको हम बता दें इतना। तो अब आते हैं कि जो गोद लेने की प्रथा थी फिर से स्थापित कब कर दी गई थी, तो ये जो प्रथा थी उसको स्थापित कर दिया गया था आपको 1858 के भारत सरकार के अधिनियम के तहत। याद रखिएगा, ये नंबर आंसर होगा। ठीक, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। संताल विद्रोह के संदर्भ में दामिन कोह का क्या अर्थ है। संताल विद्रोह के संदर्भ में दामन कोह का क्या अर्थ है, तो आपको सीधा आंसर निकालते हैं। इसका आंसर जो होगा आपको राजमहल पहाड़ी के आसपास का क्षेत्र को हम लोग दामन कोह कहते हैं। अब आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। संथाल विद्रोह, यह विद्रोह आपको 1855-56 ईस्वी में सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव 4 भाई थे के नेतृत्व में हुआ था। मेन नेतृत्व जो था सिंधु और कान्हू के हाथों में था। याद रखिएगा, कब हुआ था, 1855-56 में। कहाँ हुआ था, तो राजमहल के पहाड़ी के आसपास, जो भागलपुर और वीरभूमि के बीच के क्षेत्र का पड़ता है। ठीक, इस क्षेत्र को हम लोग दामन कोह के नाम से भी जानते हैं। यह विद्रोह आपको 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, दरोगा की हत्या, अत्याचारी दरोगा की हत्या। ठीक है, विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में 10 सैन्य टुकड़ियां पहुंची थी, लेकिन मेजर बारो युद्ध में मारे गए। ये बात याद रखिएगा। ठीक, तो इतना बात आप लोग को इस विद्रोह से रखना है। मेरा बिहार स्पेशल का वीडियो है, उसमें आप लोग को अच्छा से बताया है, उसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपको 4 क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट हम 5वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो 5वां क्वेश्चन जो है मेरा क्या कहता है, अब देखिए जनजातीय क्षेत्र में जो बाहरी लोग थे उनको, मैदानी इलाकों से जो बाहरी लोग गए थे जनजातीय क्षेत्रों में, उनको दीकू कहा जाता था। ये भी बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर। इसमें कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं। अगर आपको पता नहीं है, 1-2 मिला लेते हैं, तो आपको चारों में से कोई आंसर ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि होगा। ई का चांस बहुत कम रहता है, तो आप लोग को 2 कोई पता होगा या 1 से भी पकड़ा जाता है, ऑप्शन छड़ा जाता है। अगर
एक से एक मिलान कर लिए, उससे आपको पता चल गया कि ए है या ई होगा, तो आप ए के साथ जाइएगा, ई के साथ नहीं जाइएगा, क्योंकि अधिक पॉसिबिलिटी होगी कि आंसर सही होगा आपका। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे, आपको पता होगा संथाल विद्रोह भी बताए हैं कब हुआ है, 1855 से 56। ठीक, तो 1855 से 56 देखिए डी आपको सी का एक, कौन सा आंसर है, देखिए सी का एक, मात्र यही है, एक जानते हैं तो आपका आंसर पकड़ा गया। अब देखते हैं कि सही है कि नहीं। अब देखिए ये हमारा मतलब हम अभी संभावना के तौर पे एक को पॉसिबिलिटी दे रहे हैं कि ये सही होगा। तो अब आते हैं पूरा डिटेल से इसको जानते हैं। संताल विद्रोह 1855-56, मोपला विद्रोह आप लोग को बार बार हम बताए हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह केरल में आपको 1821 में हुआ था, असहयोग आंदोलन के दौरान। यह एक ऐसा विद्रोह था जिसमें मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में हुआ था। मुस्लिम लोग जो थे खेतिहर मजदूर थे और हिंदू लोग उच्च जमींदार थे। जमींदारी प्रथा के कारण यह विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व अली मुशियार के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा किसके द्वारा इस मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया गया था, अली मुशियार के द्वारा। बाद में यह विद्रोह को अंग्रेजों ने सांप्रदायिक रूप दे दिया और इस विद्रोह में आपको गांधी जी, शौकत अली, ये लोग भी अपना समर्थन किनको दिया था, मुसलमान किसान को दिया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में कहाँ पे, तो केरल या कोरोमंडल तट पे। ठीक है, और अली मुशियार के नेतृत्व में, इतना याद रहना चाहिए आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, अब आइए तो मोपला विद्रोह जो होगा आपका आपका 1921 ईस्वी में। अब देखिए सी का एक है, सी का एक है और डी का कौन है, 3 है, डी का 3। देखिए अभी तक मिल गया। अब आते हैं दो विद्रोह है, अहोम और कोल। अहोम और कोल विद्रोह जो है, अहोम विद्रोह जो है आपको कब हुआ है, 1828 ईस्वी से लेकर 33 ईस्वी तक हुआ है। कब हुआ है, 1828 ईस्वी से लेकर 33 ईस्वी तक हुआ है। आप लोग इसको याद रखिएगा, 1828 से लेकर 33 ईस्वी तक। और अहोम विद्रोह का कहाँ हुआ था, तो असम में हुआ था। अहोम विद्रोह का नेतृत्व कौन किया, तो गोमधर कुंवर किए थे। गोमधर कुंवर याद रखिएगा। ठीक, और कोल विद्रोह जो है आपको 1829 से लेकर 39 ईस्वी तक और 1844 से 48 ईस्वी 2 बार हुआ है। यह छोटा नागपुर में विद्रोह हुआ है। कोल विद्रोह जो हुआ है छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ है। इस विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत के द्वारा किया गया था। अब आइए हम मिलाते हैं, अहोम विद्रोह कब है, 1828 ईस्वी। देखिए अहोम विद्रोह कब है, 1828 ईस्वी में। तो इसको देखिए अहोम विद्रोह एक का दो भी है। और कोल जो विद्रोह है आपको कब है, 1829 से 39, 1844 से 48। तो देखिए इसमें ऑप्शन में आपको छांट सकते हैं इसको 4 नंबर, तो बी का क्या हो जाएगा 4, तो आपको आंसर हो गया 1 नंबर। ठीक, तो ऐसे आप लोग छांट सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है, इस क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि निम्नलिखित समाज सुधारकों को उनके जन्म तिथि के काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आपके लिए है, क्योंकि जन्म तिथि सभी एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका लक्ष्य सही हुआ तो ठीक है, थोड़ा अनुमान लगा के आप मार सकते हैं और नहीं तो छोड़ सकते हैं। सबसे पहले समाज सुधार के क्षेत्र में आए हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। सबसे पहले समाज सुधार के क्षेत्र में कौन आए हैं, तो देवेंद्रनाथ टैगोर। तो इनका जन्म तिथि सबसे पहले है। ठीक है, 1817 में इनका जन्म हुआ है और 1905 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक, तो आपको 1 नंबर सबसे पहले हो जाएंगे। उसके बाद दयानंद सरस्वती आते हैं। उनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात में हुआ था और 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किए थे कब, तो 1875 ईस्वी में। कहाँ, तो मुंबई में, याद रखिएगा। तो आपको 2 और 1। उसके बाद आते हैं हम लोग, उसके बाद जो है एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। इनका जन्म जो हुआ है कब हुआ है, 1882 ईस्वी में हुआ है। 1882 नहीं, 42 ईस्वी में। कब, 1842 ईस्वी में। तो आपको 2, 1, 3। उसके बाद बाबा राघव दास जो हैं, जिनको पूर्वांचल का गांधी भी कहा जाता है, इनका जन्म 1896 में हुआ है। कब, 1896। तो इस प्रकार से आप लोग 1896। तो आप लोग के आंसर सामने क्या आ गया, 2 के बाद आपको 1 और आपको 3, 4, 21, 34। देखिए तो 21, 34 है, ए आंसर है। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा। ठीक, इस एक बार और इसको हम बता देते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1817 में, 1817, 1824 और आपको एमजी रानाडे 1842 और इनका बाबा राघव दास आपको 1896। इनको पूर्वांचल का गांधी भी कहा जाता है।
चलिए, तो इस प्रकार से आंसर 1 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको होगा, निम्नलिखित नेताओं में से किसने जनजातीय उत्थान हेतु कार्य किया। इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने जनजातीय उत्थान के लिए कार्य किया। तो जनजातीय उत्थान के लिए कर रहा है। अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंध गांधी जी का है। जनजातीय उत्थान का संबंध ठक्कर बापा का है। किनका है? तो ठक्कर बापा। तो ठक्कर बापा के द्वारा जनजातीय उत्थान के लिए काम किया गया। B.R. अम्बेडकर अनुसूचित जाति के लिए काम किया है, न कि जनजाति के लिए। ठीक है, लेकिन मुख्य काम जाति के लिए था इनका, अनुसूचित जाति के लिए। ठीक, जगजीवन राम भी अनुसूचित जाति से जुड़े थे। तो ठक्कर बापा जो है जनजाति से जुड़े हैं, याद रखिएगा। ठक्कर बापा ही आपको जनजाति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किए थे, याद रखिएगा। जनजाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? ठक्कर बापा के द्वारा किया गया था, ये बात याद रखिएगा। ठीक, तो निम्नलिखित नेताओं में से किसने जनजातीय उत्थान हेतु कार्य किया? तो ये भी ठक्कर बापा भी कहते हैं इनको, या ठक्कर भी कहते हैं। ठीक, चलिए, 7 का भी आंसर हो जाएगा आपका। 8 नंबर में आते हैं, सती विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किसने किया था। अब देखिए, जब भी हम आप लोग को पढ़ाए हैं, SK पांडे पढ़ाए हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन डिस्कशन कराते हैं, उसमें जोड़ देते हैं कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। आज भी कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपके लिए VVI होगा, कोई भी एग्जाम के लिए। जनरल स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं जानते हैं। आप लोग अगर इसको अच्छा से जान गए तो आप लोग के लिए फायदा होगा। आइए हम इनके देखते हैं। तो जैसे आप लोग को पता है कि राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 ईस्वी में सती प्रथा को उन्मूलन बंगाल में कर दिया गया, धारा 17 के तहत। ठीक है, और 1830 ईस्वी में आपको मद्रास और मुंबई प्रांत में भी, प्रेसिडेंसी में भी इस कानून को लागू करके सती प्रथा को उन्मूलन कर दिया गया। ठीक, और 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा अपने सामाजिक कार्यों को अधिक जोर शोर से चालू करने के लिए आपको ब्राह्मण समाज की स्थापना किया गया था। इतना तो आप लोगों को पता होगा। इसके साथ साथ राजा राम मोहन राय के द्वारा बहुत सारे मैगजीन निकाले गए, ठीक, और भी कॉलेज, वेदांत कॉलेज, हिंदू कॉलेज का स्थापना किया गया है। यहाँ पे राजा राम मोहन राय के बारे में हम नहीं देखेंगे, यहाँ पे जानेंगे सती प्रथा जो है, आपको क्या है, सती प्रथा आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किसने किया था। तो एक शब्द में आप लोग पूछिएगा तो आंसर होगा राधाकांत देव। अब आइए हम जानते हैं राधाकांत देव के बारे में। इन्होंने आपको 1830 ईस्वी में सती प्रथा के समर्थन के लिए धर्म समाज की स्थापना किया था। राधाकांत देव ने क्या किया था? धर्म समाज की स्थापना किया था। कब? तो 1830 ईस्वी में। क्यों? सती प्रथा के आपको समर्थन के लिए जो कानून बना था 1829 ईस्वी का, उसका विरोध किए और ये बोले कि नहीं, सती प्रथा ठीक है। कौन बोले? तो राधाकांत देव। ये बंगाल के जमींदार थे। इन्होंने ही आगे चल के आपको लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1837-38 में किया है। ठीक, ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ साथ एक मैगजीन भी आता था आपको सती प्रथा के समर्थन में, जो राजा राम मोहन राय के सिद्धांतों के विरुद्ध था। वो कौन था? चंद्रिका, याद रखिएगा। चंद्रिका जो मैगजीन था वो सती प्रथा के समर्थन में था, राजा राम मोहन राय के सिद्धांतों के विरुद्ध था। इसके साथ साथ धर्म सभा जो राधाकांत देव के द्वारा स्थापित किया गया था, ये भी सती प्रथा के समर्थन में था। और चंद्रिका नामक मैगजीन भी सती प्रथा के समर्थन में था, याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। आगे जो क्वेश्चन होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में किसने मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा टफ कर दिया गया, फैक्चुअल क्वेश्चन कर दिया गया। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या करे आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो यहाँ पे हम एक शब्द में अगर आंसर आपसे बोला जाए तो आंसर जो हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपको 33। कितना हो जाएगा? 33। अब थोड़ा जानते हैं हम लोग, दूसरा कांग्रेस अधिवेशन कह रहा है। तो दूसरा कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था, कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। दूसरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो दूसरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता आपको किए थे दादा भाई नौरोजी। कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक, और दूसरे कांग्रेस अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो 434 भाग लिए थे। रफली आप याद कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं थोड़ा हम प्रथम कांग्रेस अधिवेशन 1800
1850 ईस्वी के बारे में। तो 1850 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना ए.ओ. होम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिसंबर 1885 में किया गया था। इसका बैठक गोकुल दास तेज प्रताप जो हाई स्कूल है वहाँ पे हुआ था। पहले मुंबई में है, पहले जो था इसका अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में क्या हुआ, प्लेग फैल गया तो अधिवेशन को शिफ्ट कर दिया गया मुंबई में, याद रखिएगा। ठीक, यहाँ पे कुल प्रतिनिधि कितने भाग लिए थे प्रथम अधिवेशन में? 72। कितने भाग लिए थे? 72, याद रखिएगा। ठीक, अब प्रथम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो W.C. बनर्जी के द्वारा किया गया था। और प्रथम मुस्लिम जो कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे वो थे बदरुद्दीन तैयबजी, तीसरे कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। प्रथम अंग्रेज जो कांग्रेस का अधिवेशन किए थे जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले। ये बात आप लोग याद रखिएगा। कांग्रेस को अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व संस्था कहकर किसने बुलाया था? डफरिन ने बुलाया था, ये बात याद रखिएगा। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो डफरिन था। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? अब दूसरा बोला, अभी आपको बताया है कि दूसरे कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। कौन किए? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11 नंबर क्वेश्चन है। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्नलिखित में से कौन सी उस समिति का सभापति कौन था? आप देखिए, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए लंदन में, ब्रिटिश करके ब्रिटेन में, यानी ब्रिटेन का एक राजधानी है लंदन, वहाँ पे अनेकों प्रकार की समितियों की स्थापना किया गया है। उसमें से एक समिति कौन थी? तो आपको ब्रिटिश समिति 1889 में स्थापना किया गया था, जिस समिति के सभापति जो थे वो कौन थे? तो इस समिति के सभापति जो थे आपको विलियम डिग्बी थे। ठीक, और संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक जो थे दादा भाई नौरोजी थे। तो इस समिति के नाम क्या था? तो इस समिति के नाम जो था वो क्या था? ब्रिटिश समिति। 1889 में जो समिति स्थापित किया गया था ब्रिटिश समिति था। संस्थापना कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। अध्यक्ष कौन थे? तो विलियम डिग्बी, याद रखिएगा। ठीक, इसके साथ साथ इसके पहले भी आपको सबसे पहले 87 ईस्वी में कांग्रेस के समर्थन प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन में एक संस्था की स्थापना किया गया था, जिसका नाम क्या था? भारतीय सुधार समिति। क्या नाम था? भारतीय सुधार समिति। कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी किए थे। ठीक, और ये भारतीय सुधार समिति जो था दादा भाई नौरोजी के द्वारा का कब स्थापना किया गया था? 1887 ईस्वी में। और फिर एक साल बाद 88 ईस्वी में आपको इंडियन समिति का नाम पड़ गया भारतीय सुधार समिति का। भारतीय सुधार समिति था, आगे इंडियन समिति के नाम से कहलाई 1887 ईस्वी में। नहीं, सॉरी 1887 ईस्वी में जो संस्था स्थापित हुआ था क्या था? भारतीय सुधार समिति। वो तो वहीं रहा, लेकिन 88 में जो स्थापना हुआ था वो क्या था? आपको इंडियन समिति था 1888 में। इंडियन समिति 1887 ईस्वी में क्या था? आपको भारतीय सुधार समिति। तो भारतीय सुधार समिति रहा। इंडियन समिति जो 1889 ईस्वी में क्या बन गया? आपको ब्रिटिश समिति। इसी की अध्यक्षता विलियम डिग्बी के द्वारा किया गया है और संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। और ये ब्रिटिश समिति जो था एक मैगजीन भी निकालती थी। ब्रिटिश समिति जो था एक मैगजीन भी निकालती थी। उस मैगजीन का नाम क्या है? तो उस मैगजीन का नाम है इंडियन। कौन सा मैगजीन? इंडियन। ठीक, चलिए तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। 87 ईस्वी में भारतीय सुधार समिति दादा भाई नौरोजी द्वारा, 88 ईस्वी में इंडियन समिति जो आगे चल के ब्रिटिश समिति कहलाया 1889 ईस्वी में। इसकी आपको स्थापना कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। और अध्यक्षता कौन किए? कह रहे थे तो विलियम डिग्बी। वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। ठीक, और ब्रिटिश समिति के द्वारा ही 1889 ईस्वी में जिसकी स्थापना की हुई थी उसके द्वारा इंडिया नामक मैगजीन निकाला गया, इंडियन नामक। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, तो एक क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका होगा 12 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविगेशन जुड़े थे। ये जो है आपको
स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ठीक, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ ब्रिटिश जो अमेरिकन पत्रकार थे बेब मिलर, ये आपको असहयोग आंदोलन से जुड़े थे। असहयोग कह रहे हैं, सॉरी सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े थे। और इन्होंने जो धर्मसान में जो कांड हुआ था हड़ताल के दौरान, लाठीचार्ज का घिनौना रूप प्रस्तुत किया गया था, उसको बेब मिलर के द्वारा अपने आंखों से देखा गया था। ठीक, याद रखिएगा, बेब मिलर। लुई फिशर जो है आपको अमेरिकी पत्रकार ये भी हैं। लुई फिशर ये आपको 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और लुई फिशर ही आपको महात्मा गांधी के जीवनीकार भी हैं। ये बात आप याद रखिएगा। तो तीनों आदमी के नाम आप लोग याद रखिएगा। H.W. नेविगेशन। ठीक, ये आपको स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए हैं जो 1905 में शुरू किया गया था। ठीक, और उसके बाद बेब मिलर सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और आपको लुई फिशर जो है आपको भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ये बात याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। मैडम कामा ने 1907 ईस्वी में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो ये क्वेश्चन मैडम कामा से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये बात याद रखिएगा। तो मैडम कामा, सबसे पहले इसका आंसर हम लगा लेते हैं, स्टुटगार्ट होगा। कहाँ होगा? स्टुटगार्ट। अब ये स्टुटगार्ट कहाँ पड़ता है? तब जर्मनी में पड़ता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट बार क्वेश्चन पूछा जाए देश के नाम दे तो आप लोग जर्मनी मारिएगा। ठीक, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। मैडम कामा आपको महाराष्ट्र में जन्मी थी। ये पारसी धर्म को मानती थी। ये बाद में विदेश चली गई, वहाँ पे जाके आपको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष किया। इन्होंने 1907 ईस्वी में जो झंडा फहराया था, वो झंडा जो था आपको हरा, पीला और लाल कलर का था। हरा, पीला और लाल रंग का था ये झंडा। ठीक, याद रखिएगा। इसके साथ साथ ये आपको वहाँ झंडा क्यों फहराई? पेरिस कर रहे हैं, स्टुटगार्ट में, मतलब जर्मनी में, क्योंकि वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का मीटिंग चल रहा था 1907 में। उसी में भाग लेने के लिए ये गए थे, वहाँ पे इन्होंने अपना झंडा फहराया। दादा भाई नौरोजी का निजी सचिव भी मैडम कामा रह चुकी, याद रखिएगा ये बात। ठीक, कहाँ की रहने वाली थी? महाराष्ट्र की। चलिए आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नाउ और नेवर। ठीक है, नामक पैम्पलेट जो है किसने लिखा था? तो इसे लिखे हैं आपको नाउ एंड नेवर जो है, इसको लिखने वाले जो हैं वो कौन है? तो इसको लिखे हैं आपको रहमत अली। कौन लिखे? रहमत अली। ठीक, कौन लिखे? तो रहमत अली। ये बात याद रखिएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा जानते हैं। रहमत अली हो गए। अब देखिए, मौलाना अली और शौकत अली जो थे खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे 1908 ईस्वी में। महात्मा गांधी को खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष दिल्ली में बनाया गया था, ये बात याद रखिएगा। ठीक, इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम एकता का गठन आपको खिलाफत आंदोलन के दौरान हुए थे। ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको याद रखना है। नेक्स्ट हम आगे आते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया था? तो ये आप लोग को पता है, चंपारण में। ठीक है, चंपारण में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन सर्वप्रथम किए थे, ये बात याद रखिएगा। चंपारण में ही महात्मा गांधी को चंपारण आंदोलन की सफलता के बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा आपको राष्ट्रपिता कह के, राष्ट्रपिता नहीं, महात्मा कह के संबोधित किया गया था। राष्ट्रपिता आपको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। ठीक है, रेडियो पर संबोधन जब कर रहे थे उसी दौरान राष्ट्रपिता कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी को। और महात्मा जो बोले हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर बोले हैं महात्मा गांधी को कब? तो चंपारण आंदोलन के सफलता के बाद में। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चंपारण में जो था 3 कठिया व्यवस्था प्रसिद्ध था। आप लोग को पता है कि 1 बीघा भूमि मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील उगाना था इस खेती में। इस खेत का चुनाव अंग्रेज खुद करते थे, तो ये क्या करते थे अंग्रेज? सबसे उपजाऊ भूमि को ही चुन लेते थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। किस दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया? किस दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया है? ठीक, तो यहाँ पे देखिए सामाजिक उत्थान के बारे में बोला है, तो ये राजनीतिक रूप से जुड़े थे, ये भी राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं। ये आपको राजनीतिक जुड़े हैं, तो ये दोनों आपको
एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सॉरी 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 सॉरी, देखिए, किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान के लिए कर किया था? तो ये राजनीतिक, राजनीतिक, राजनीतिक। लेकिन ये लोग जो थे आपको सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक थे, अस्पृश्यता से जुड़े थे और ये समाज में छुआछूत को दूर करने का भी प्रयास किए थे, तिलक। तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे आपको, एक याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं 17 की तरफ बढ़ते हैं। तो 17 में आपको गांधी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो गांधी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था, ये बात आपसे पूछा। तो ये सेवा धर्म जो अपनाए थे आपको दक्षिण अफ्रीका में अपनाए थे, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में इनको मेरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन, पिट्स मेरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन से उतार दिया गया था, ट्रेन से फेंक दिया गया था। तो आपको 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी एक गुजराती व्यापारी अब्दुल्ला के मुकदमा को सुनने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने हो रहे अत्याचार को देख के नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में किया था, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी के द्वारा टॉल स्टाई फार्म का स्थापना किया गया था और वहीं पे आपको इंडियन ओपिनियन मैगजीन भी निकाले थे। और 1904 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में ही फिनिक्स फॉर्म यानी फिनिक्स आश्रम का स्थापना भी किए थे, ठीक। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग 1906 ईस्वी में किया गया था, डेट याद रखिएगा, ठीक। ये बात आप लोग याद रखिएगा। हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा जारी किया गया था, ये बात याद रखिएगा। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी आपको फिर भारत आ गए और 9 जनवरी को महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। तो 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और 2 साल पर इसका मीटिंग हुआ है। हाल ही में जो मीटिंग हुए हैं 2021 में, वो आपको ऑनलाइन हुए हैं, जिसके मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। प्रथम प्रवासी सम्मेलन कहाँ हुए हैं? दिल्ली में हुआ था, ये बात याद रखिएगा। इतना ज़्यादा फैक्ट आप लोगों को बता दिए, जरूरी भी नहीं था उतना। 18 नंबर में क्वेश्चन आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसके द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा की घटना की सूचना दी गई? अब देखिए, असहयोग आंदोलन चल रहे थे उसी दौरान 1922 ईस्वी में। अब कब? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी में, ठीक है। क्या हुआ था? गोरखपुर के चौरा चोरी नामक स्थान पे सिपाहियों के द्वारा जब किसान लोगों पर गोली चलाया गया, तो उसके बाद किसान लोग क्या किए, घेर के सिपाही लोगों को थाने में बंद कर दिए और थाने में आग लगा दी, जिससे 22 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इसी को हम लोग चौरा चोरी कांड के नाम से जानते हैं। यह 5 फरवरी को घटित हुआ था। उस समय आपको जो महात्मा गांधी थे बारदोली में थे। कहाँ पर थे? बारदोली में, सत्याग्रह बारदोली में थे। इसकी सूचना जो था किनके द्वारा दिया गया? तो इसकी सूचना जो है आपको दशरथ प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा? दशरथ प्रसाद द्विवेदी को। और सूचना जैसे ही मिली तो 12 फरवरी को इन्होंने क्या किया, 7 दिन बाद 5 फरवरी कांड हुआ और 12 फरवरी को सब जो असहयोग आंदोलन था उसको वापस ले लिए, ठीक। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को सातवाना पुरस्कार कहा था? मतलब कॉन्सोलेशन प्राइज, ठीक। तो कौन, जब गांधी इरविन समझौता हुआ था उसको कौन कहा था कि ये संतावना पुरस्कार है? तो ये बात जो बोले थे आपको, बोलने वाले जो थे वो कौन थे? तो वो जो थे आपको एलन कैंपबेल जॉनसन थे। एलन कैंपबेल जॉनसन थे। गांधी इरविन समझौते के बाद ही आपको महात्मा गांधी लंदन गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, जो INS राजपूतान नामक जहाज पे चढ़ के गए थे, ठीक। और एक गोलमेज गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ है, ये बात याद रखिएगा, ठीक। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल को और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को डांडी से शुरू किया गया था और डांडी मार्च जो था आपको साबरमती से डांडी के बीच में 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला, 24 दिन तक। ये बात याद रखिएगा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे।
20 नंबर, निम्नलिखित में से किसने राजपूतान की देसी रियासत के साथ 1817-18 ईस्वी का अधिनियम संधि की बातचीत की थी? मतलब निम्नलिखित में से किसने राजपूतों के साथ देसी रियासत के साथ संधि के लिए बातचीत किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा डेविड आक्टर लोनी, डेविड आक्टर लोनी, आक्टर लोनी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, जॉन जार्ज जो है आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, मतलब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट आइए, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति जो होंगे आपको मोहन सिंह हो जाएंगे। कौन थे? मोहन सिंह थे। अब इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। आज़ाद हिंद फौज का स्थापना 1942 में हुआ था। 43 ईस्वी में इसके नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस के द्वारा संभाल लिया गया था। ठीक है, कहाँ पे था? सिंगापुर में। इनको सुभाष चंद्र बोस को सेनापति घोषित कर दिया गया था। आज सिंगापुर से ही इन्होंने नारा दिया कि दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक, और सिंगापुर में ही आपको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अस्थायी सरकार की स्थापना किया गया था, जिसके प्रधानमंत्री खुद आपको कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। ये बात याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने, वो क्वेश्चन है आपको, हाँ, भारतीय स्वतंत्रता के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो इस संविधान सभा का विचार जो था सबसे पहले कौन प्रस्तुत किया था, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको, कांग्रेस पार्टी ने सन 1936 ईस्वी में, याद रखिएगा। कौन? कांग्रेस पार्टी ने संविधान आपको 1936 ईस्वी में स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार, संविधान निर्माण भारत के लिए एक संविधान हो, ये विचार नहीं, संविधान सभा का विचार कांग्रेस पार्टी के द्वारा 1936 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। 2200 का 23 नंबर क्या कहता है? किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय और चीन के साथ व्यापार का अधिकार समाप्त कर दिया गया? ये अधिनियम जो हो जाएंगे 1833 हो जाएगा। अब इसको समझते हैं। 1813 का अधिनियम, इसमें क्या किया गया था? इसमें किया गया था यही बात कि ब्रिटिश जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके पहले भारत पर व्यापार का अधिकार था। मतलब भारत के साथ कोई अन्य व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के छोड़ के। लेकिन 33 में क्या किया गया? 33 में कहा गया कि नहीं, आप केवल चीन और चाय का व्यापार पर ही अधिकार रखिएगा। इसी दो वस्तु का व्यापार कोई और नहीं करेगा, बाकी सबका व्यापार सबके लिए खोल दिया जाता है। मतलब 1813 के अधिनियम के द्वारा चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार को के एकाधिकार को छोड़कर अन्य एकाधिकार को सबको सौंप दिया गया। व्यापार के लिए सबको खोल दिया गया बशर्ते चीन और चाय का। लेकिन जैसे ही 1833 आया, ठीक है, तो ये भी एकाधिकार समाप्त करके सबके लिए व्यापार के लिए दरवाजा खोल दिया गया। ठीक, याद रखिएगा। 1813 के अधिनियम के द्वारा ही 1 लाख रुपया भारतीयों के शिक्षा पर खर्च करने की बात की गई थी, याद रखिएगा। ठीक, और 1813 के अधिनियम के द्वारा ही ब्रिटिश मिशनरियों को, ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी गई थी। ये बात याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को हड़प लिया था? अब देखिए, ये डलहौजी से संबंधित घटना नहीं है, ये आपको डलहौजी से संबंधित घटना नहीं है। ये घटना जो है आपको मैसूर राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया था 1831 ईस्वी में। मतलब कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक उसमें गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और कुर्ग तथा कछार क्षेत्र को भी 1832 ईस्वी में इन्होंने कुशासन का आरोप लगा के हड़प लिया था। तो मदर मैसूर को कौन कुशासन का आरोप लगा के हड़पा था? तो विलियम बेंटिक। और कुर्ग और आपको कछार क्षेत्र को भी यहीं कहे थे। ठीक, चलिए इन्हीं के द्वारा हड़पा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको, नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? नौदा टोली जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये जो आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो सबका अवशेष मिला है बशर्ते आपको गाय का, सॉरी गाय कह रहे हैं आपको, शेर का, शेर।
तो किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? शेर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, शेर सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था? किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया गया था? ये आपको ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया गया है 10वें मंडल में, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य की बात की गई है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए वेदों की संख्या कितनी? 4 है। सामवेद में संगीत की बात की गई है। यजुर्वेद में एक यज्ञ से संबंधित नियम है। ठीक है, और अथर्ववेद जो है इसमें आपको कर्मकांड, भूत प्रेत आदि के बारे में उल्लेख किया मिलता है। ठीक, चलिए 16 महाजनपद के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो ये जो थे शूरसेन का राजधानी मथुरा था। 16 महाजनपद का उल्लेख जो है आपको कहाँ मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है, ये बात याद रखिएगा। एक और जैन ग्रंथ है जिसमें आपको इसका उल्लेख मिलता है 16 महाजनपद का। तो जैन ग्रंथ का क्या नाम है? आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, थोड़ा आप लोग का नॉलेज टेस्ट करते हैं इसके जरिए। ठीक, तो 16 महाजनपद के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? शूरसेन के। अंगुत्तर निकाय में इसका उल्लेख मिलता है। इसके साथ साथ आपको बिहार में जो था 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद बिहार में स्थित थे। उसमें अंग था जिसकी राजधानी चंपा थी। मगध या गिरिब्रिज जो था, मगध, ठीक है, जिसकी राजधानी राजगिरी या गिरिब्रिज थी, ये भी बिहार में था। उसके साथ साथ आपको वजी या वैशाली जो था, वजी संघ था, वो आपको महाजनपद 16 महाजनपद में सम्मिलित था, जिसकी राजधानी वैशाली, विदेह या मिथिला थी। तो चंपा, मगध और वजी ये 3 संघ बिहार में थे, ये बात याद रखिएगा। ठीक, एकमात्र ऐसा महाजनपद भी है जो आपको कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। तो उसका नाम क्या है? गंधार। ठीक है, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। इसके साथ साथ दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद जो था वो अस्मक था, जिसकी राजधानी पोटली या पोतन था, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, मगध का कौन सा सम्राट अपरशुराम के नाम से जाना जाता है? तो परशुराम के नाम से मगध का कौन सा सम्राट जाना जाता है? किसको उपाधि मिला है? तो ये मिला है आपको महापनंद का। ये नंद वंश के संस्थापक थे। इनके पुत्र जो थे घनानंद, इनके समय सिकंदर के द्वारा आक्रमण किया गया था और घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हरा के मौर्य वंश की स्थापना किया गया था, ये बात याद रखिएगा। ठीक, चलिए मोहम्मद गजनी के दरबारी इतिहासकार कौन थे? मोहम्मद गजनी के दरबारी इतिहासकार कौन थे? तो मोहम्मद गजनी के दरबारी इतिहास जो हो जाएंगे, इसमें इतिहासकार जो हो जाएंगे, उसका आंसर हो जाएगा आपको बी। कौन होगा? उत्बी। कौन थे? उत्बी। तो थोड़ा जानते हैं, जो मोहम्मद गजनी है उनके दरबार में 4 इतिहासकार हुआ करते थे। अलबरूनी, उत्बी, फिरदौसी, फारूकी। एक बार और, अलबरूनी, उत्बी, फिरदौसी, फारूकी, ये याद रखिएगा। अलबरूनी जो था मोहम्मद गजनी के साथ आपको भारत आया था, ये बात याद रखिएगा। मोहम्मद गजनी के साथ भारत कौन आया था? तो अलबरूनी आया था। इसके साथ साथ उत्बी जो था क्या था? दरबारी इतिहासकार था। और अलबरूनी के द्वारा और किताब लिखे गए हैं, जिसमें किताबुल हिंद, किताबुल यामनी या तारीख यामनी। ठीक है, किताबुल हिंद एक किताब हो गया, उसके बाद किताबुल यामनी या तारीख यामनी नामक किताब लिखा गया है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए इसके साथ साथ जो फिरदौसी, आपको फिरदौसी बता दिए, इन्होंने शाहनामा नामक किताब लिखा है। शाहनामा याद रखिएगा, शाहनामा नामक किताब फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है। और आपको चंद्रवदाई जो है आपको पृथ्वीराज रासो के दरबारी कवि थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक किताब लिखा है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए इतना हो गया आप लोग का। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में एक किले की स्थापना किया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1954 ईस्वी में एक किले की स्थापना किया गया था। यह किला कौन था? तो इसमें आपको आंसर हो जाएगा हिंसार। इस क्वेश्चन का कोई महत्व नहीं है ज़्यादा, हिंसार हो जाएगा। ठीक, आगे हम बढ़ेंगे। किताब उल हिंद नामक रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था? किताब उल हिंद रचना के किस
प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था, अभी नाम रखे हैं पिछले क्वेश्चन में, फिर क्वेश्चन आ गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्बोर्नी। क्या हो जाएगा, अल्बोर्नी। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आप लोग का। ओके, 32 हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको मिलेगा निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं होगा इसको हम थोड़ा सा दिखाते हैं। यहाँ पे आइए, अब देखिए, हैदराबाद की स्थापना मोहम्मद शाह के शासनकाल में, ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, तो चिंगलिज खां या निजाम उल मुल्क के द्वारा किया गया था, जिसको, ठीक है, तो इसका आंसर ठीक है, सुमेलित है। तो कौन किया था हैदराबाद का स्थापना, चिंगलिज खां या निजाम उल मुल्क के द्वारा। और चिंगलिज खां को ही मोहम्मद शाह के द्वारा आसफ जहां की भी उपाधि दी गई थी। ये बात याद रखिएगा, 1925 ईस्वी में इन्होंने हैदराबाद की 1725 ईस्वी में इन्होंने हैदराबाद की स्थापना किया था। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अवध जो है, अवध की स्थापना आपको शहादत खां के द्वारा किया गया था, या उनका एक और नाम क्या था, बुरहान उल मुल्क था। ठीक, तो ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खां, बिल्कुल सही है। अब देखिए रोहिलखंड का स्थापना जो है आपको शहादत खां के द्वारा नहीं किया गया है। अभी बताए हैं कि शहादत खां किसका स्थापना किया है, तो ये किए हैं आपको अवध का स्थापना। ठीक, तो रोहिलखंड का स्थापना जो किया है कौन किया है, वीर दाऊद और अली मोहम्मद खां के द्वारा किया गया है। तो ये आपको ए मिलान गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, इसके साथ साथ आप लोग याद रखिएगा कर्नाटक का स्थापना सादुतुल्ला खां के द्वारा किया गया है, और भरतपुर की स्थापना चुरामन एवं बदन सिंह के द्वारा किया गया है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग दिल्ली कहा जाता है। तो किस चिश्ती संत को चिराग दिल्ली कहा जाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन। क्या हो जाएगा, नसरुद्दीन। अब देखिए कुछ इसमें हम लोग चिश्ती संप्रदाय के बारे में अच्छा से जानते हैं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे भारत में चिश्ती संप्रदाय का शुरुआत किए थे। तो भारत में चिश्ती संप्रदाय का शुरुआत कौन किया था, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया था। कहाँ पे, तो अजमेर में। ये बात याद रखिएगा। निजामुद्दीन औलिया जो थे 7 सुल्तान के शासनकाल को देखे थे, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और सतारी संप्रदाय जो है सिलसिला जो है बिहार में इसका केंद्र था, सतारी सिलसिला का, जिसकी स्थापना शेख अब्दुल्ला सतारी के द्वारा किया गया है। ठीक, और राजकुमार दारा सिकोह जो थे औरंगजेब के भाई और शाहजहां के पुत्र, ये आपको कादरी सिलसिला के क्या थे, से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ये इकोनॉमिक्स का। इस तरह से हिस्ट्री का डिस्कशन खत्म हुआ। नेक्स्ट आइए, फेमा कब लागू हुआ। अब ये फेमा कानून उद्योग निवेश को आकर्षित करने के लिए लाया गया था। ठीक है, निवेश में उदारीकरण के लिए लाया गया था, जो फेरा के स्थान पे आया था। किसके स्थान पे आया था, फेरा का। अब कभी कभी क्या होता है, फेरा और फेमा का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, फेरा और फेमा का। तो फेरा का फुल फॉर्म जो होगा वो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट होगा। ठीक है, और फेमा का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। याद रखिएगा, ये आपको निवेश को बढ़ाने के लिए फेरा से फेमा किया गया था। ठीक, फेरा की स्थापना जो है 1949 ईस्वी में किया गया था। फेमा जो आपको आया, आपको 1999 में एक्ट बना, और लागू जो हुआ वो आपको हुआ 1 जून 2000 ईस्वी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा 35 का सी हो जाएगा। ठीक, ये बात आप लोग याद रखिएगा यहाँ से। और जो फेमा आया था, फेमा कौन है, फेरा जो आया था 1949 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में इसको और कड़ा कर दिया गया। ये बात याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्वेश्चन है आपको नई आर्थिक नीति 1991 को कहा गया। अब देखिए कोई भी बड़ा परिवर्तन होता है ना, उसको यू टर्न कह सकते हैं। तो नई आर्थिक नीति जो है आपको बहुत बड़ा परिवर्तन है, इसको यू टर्न कहिए। भारत सीधे आपको जो आरक्षित उद्योग की बात करता था, जो आपको आदेशात्मक अर्थव्यवस्था योजना को बल देता था, वो सीधे निर्देशात्मक हो गया, उल्टा। ठीक है, इधर जा रहा था इधर हो गया।
जहाँ उद्योग को सुरक्षित किया जाता है वहाँ पे उद्योग को उदार बनाया गया, मतलब इधर जा रहा था इधर हो गया, मतलब सीधे यू टर्न हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? यू टर्न। चलिए, आर्थिक नीति जो है 1991 में लाई गई थी, एलपीजी मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, याद रखिएगा। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, याद रखिएगा। गरीबी के दुष्चक्र किससे संबंधित है? अब ये जो थ्योरी दिए हैं वो दिए हैं रैगनर नर से। अब इसमें क्या कहा जाता है? कहा जाता है जो व्यक्ति गरीब है वो हमेशा गरीब रहेगा। इसी को हम लोग गरीबी के दुष्चक्र कहते हैं। कैसे? तो गरीब व्यक्ति का, गरीब है तो निम्न आय होगा उनका, निम्न आय होगा तो निम्न बचत होगा, निम्न बचत होगा तो निम्न निवेश होगा, निम्न निवेश होगा तो फिर निम्न आय होगा। मतलब जो देश निम्न आय वाला है वहाँ पर निम्न बचत होगा, खाने में सब पैसा आ जाएगा, तो उनका क्या होगा? निम्न निवेश होगा। बचत कम कर पाएंगे तो नया उद्योग, नया रोजगार कम करेंगे, तो रोजगार कम करेंगे, एक सोर्स मतलब सोर्स को अलग अलग नहीं करेंगे अपने आय का, तो क्या एक ही सोर्स पर डिपेंड रहेंगे, तो उनका इनकम क्या होगा? निम्न रहेगा हरदम, ठीक है। तो इस तरह से क्या है? गरीबी का दुष्चक्र है। इसको तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अलग से निवेश करना पड़ेगा, अलग से विदेशी सहायता चाहिए या कोई ऐसा बड़ा प्लान चाहिए जिससे कि ये दुष्चक्र टूट जाए। तो इसी दुष्चक्र, गरीबी के दुष्चक्र को कौन बताए हैं? तो आपको रैगनर नरकसे के द्वारा बताया गया। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक। गरीबी के दुष्चक्र को कौन बताया है? तो रैगनर नरकसे के द्वारा बताया गया। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो आपके लिए होगा, भारतीय संसद द्वारा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये तो 2005 में पारित कर दिया गया था, ठीक है, जिसको उस समय नरेगा के नाम से जानते हैं। मतलब नरेगा मीन्स राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को जो गांधी जी की 150वीं जयंती होगी, नहीं, गांधी जी की 140वीं बर्थ होगा, ठीक है। आपको 1869 में उनका जन्म हुआ था, तो आपको क्या हो जाए? 140वें जन्म के अवसर पर क्या कर दिया गया था? नरेगा को मनरेगा कर दिया गया था। मनरेगा मीन्स महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसके तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। यह बात याद रखिएगा, ठीक। विशेष स्थिति में 150 कर दिया जाता है, लेकिन 100 दिन समान अवस्था है, ठीक। नेक्स्ट हम आते हैं, मुद्रास्फीति की प्रथम अवस्था क्या है? तो मुद्रास्फीति की जो प्रथम अवस्था हो जाएगी वो आपको हो जाएगा रेखतीय स्फीति, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं, मैकमोहन रेखा ब्रिटेन और तिब्बत द्वारा शिमला समझौते के एक भाग के रूप में सहमत लाइन है। मतलब मैकमोहन जो रेखा है वो भारत और तिब्बत के बीच में सीमा का निर्धारण करता है। तिब्बत जो है अब चीन के पार्ट है, तो भारत और चीन के बीच भी मैकमोहन रेखा के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये कब इसको हस्ताक्षर किया गया? तो इस पे हस्ताक्षर जो किया गया वो किया गया था आपको 1914 ईस्वी में, ठीक है। इसके साथ साथ डुरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है। रेडक्लिफ जो रेखा है वो भारत बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? तो भारतीय प्रायद्वीप मतलब दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपको अनामुद्री हो जाएगा। अनामुद्री जो चोटी है वो अनामलाई पर्वत पर है, याद रखिएगा। अनामलाई आपको तमिलनाडु में पड़ता है। डेटा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा, ठीक है। नीलगिरी जो है वहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है, ठीक है। अब नीलगिरी के दक्षिण में जब बढ़िएगा तो पालनी की पहाड़ी है, याद रखिएगा ये बात को, ठीक। ये बात याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन है आपको, जैसे महाबलेश्वर जो है उत्तरी सह्याद्री का पार्ट है, ठीक है। और आपको उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी जो है कौन है? कलसुबाई है, याद रखिएगा। दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी केंद्रमुख है, याद रखिएगा, ठीक है। केंद्रमुख जो है कुंद्रेमुख जो है यहाँ से लोहा निकलता है, ठीक है। एक कर्नाटक में पड़ता है। तो दक्षिण सह्याद्री
जो पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट यहाँ पे गुजरात से लेकर केरल तक फैला हुआ, तो इसको दो पार्ट में बांट देंगे, एक उत्तरी सह्याद्री होगा, दक्षिण सह्याद्री होगा। तो उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी होगा कलसुबाई होगा, इसी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी महाबलेश्वर की, ठीक है। और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपको कुद्रेमुख। कुद्रेमुख जो कर्नाटक में पड़ता है, यहाँ से आपको लोहा निकलता है, उच्च क्वालिटी का लोहा निकलता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक। चलिए 41 हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम 44 में। यहाँ पे क्या पूछा, खतलिंग हिमनद उद्गम स्थल है। खतलिंग हिमनद जो है किसका उद्गम स्थल है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये आपको आंसर हो जाएगा आपको भिलगंगा नदी का है। अभी चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ पे भूस्खलन की घटना हुई है, उसके कारण से चर्चा में रहा था। पहाड़ टूट गया था, याद रखिएगा भिलगंगा, ठीक। पहाड़ नहीं मतलब ग्लेशियर टूट गए थे, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, भारत के किस नदी का द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है। तो भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है, तो भारत के एकमात्र जागृत ज्वालामुखी जो है बैरन है। ये कहाँ पड़ता है, तो देखिए ये अंडमान हो गया, ये आपको उत्तरी अंडमान कहिएगा, ये मध्य अंडमान कहिएगा, ये दक्षिण अंडमान कहिएगा। तो ये जो आपको एक मिनट रुकिए, ये जो है उत्तरी अंडमान है, ये मध्य अंडमान है, दक्षिण अंडमान है, यहाँ लघु अंडमान है, 4 अंडमान है एक रूप से, ठीक है। तो आपको बैरन जो द्वीप है वो आपको मध्य अंडमान के सामने है, ठीक। और जो अंडमानी को बारद्वीप समूह का राजधानी है, क्या नाम है उसका, तो उसका नाम है आपको पोर्ट ब्लेयर, वो आपको दक्षिणी अंडमान पर स्थित है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये बात याद रखिएगा, ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो आंसर आपको हो जाएगा, मिलान करना है, इसमें से सूची 1 सूची को मिलान करना है, जलप्रपात और नदी। तो यहाँ पे आपको हम बता दे रहे हैं, दूध सागर जो है मांडवी नदी पर है, गोवा में पड़ता है। डुडुमा जो है मुचकुंड नदी पर है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। गोकाक जो है, गोकक जो जलाशय है वो आपको घटप्रभा नदी कर्नाटक में है। और जोग जलप्रपात जिसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, ये शरावती नदी पे है, ठीक है। तो आपको जोग शरावती नदी, ठीक है। और दूध सागर जो है आपको मांडवी नदी, 1 का 4, अब ऑप्शन है ये 1 का 4, 1 का 4 इसमें है। और आपको डुडुमा जो है, डुडुमा मुचकुंड नदी पर, बी का 2, तब बी का 2 भी है। गोकक जो है आपको घटप्रभा नदी पर है, आपको सी का 1, और डी का जोग जो है शरावती नदी 3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए मतलब ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट जो है आपको लिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पे देखिए लिपुलेख जो दरा है बिल्कुल उत्तराखंड में है, ठीक है। लिपुलेख जो दरा है वो बिल्कुल उत्तराखंड में है। लिपुलेख नीति और माना ये दरा उत्तराखंड में पड़ते हैं। उसके साथ आपको नाथुला दरा है, ये गलत है। नाथुला दरा सिक्किम में पड़ता है, ठीक है। सिक्किम में झेलेपला दरा भी है, दोनों दरा का नाम याद रखिएगा। तो ये गलत है, बी गलत हो गया। रोहतांग जो दरा है वो हिमाचल प्रदेश में है, सही है। पाल घाट जो है आपको कहाँ है, तो पाल घाट जो है आप लोग को आपको तमिलनाडु और केरल में पड़ेगा, ठीक। तमिलनाडु और केरल में पड़ेगा, मतलब केरल सही है। पालघाट केरल में है, यहाँ पे के पालघाट केरल में, ठीक है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नौथुला जो दरा है सिक्किम में है, ये गलत है। और लिपुलेख कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए कुछ लिपुलेख नीति माना उत्तराखंड का दरा है, ठीक है। झेलेपला और आपको नाथुला दरा सिक्किम में पड़ता है, ठीक। इसके साथ साथ बोमडीला, यांगपा और दीफू 3 दरा जो है आपको अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं। तुजू दरा जो है मणिपुर में पड़ते हैं, ठीक। ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ साथ ठाकुर भानु प्रताप सिंह मतलब ठाकुर माने थाल घाट, भानु मतलब भोर घाट, प्रताप माने पाल घाट, और सिंह माने सिकोट्टा, ठीक। ये 4 जो दरा है परिधि भारत की दरा है, ठीक। थाल घाट जो है आपको नासिक से मुंबई को जोड़ता है। मुंबई इस साइड पड़ेगा दरा के, और यहाँ पे दरा है, और आपको नासिक यहाँ पे पड़ेगा। तो थाल घाट मुंबई और नासिक को जोड़ता है। उसी तरह से यहाँ पे आपको भोर घाट आ जाइएगा, तो पुणे
नीचे पड़ता है नासिक के, तब मुंबई से पुणे को जोड़ता है भोरघाट के माध्यम से। उसके बाद और नीचे आएगा तो आपको मिलेगा पालघाट। तो पालघाट कोयम्बटूर को कोची से जुड़ता है, सेनकोटा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जुड़ता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं 47 नंबर में। 47, एक मिनट, कितना नंबर क्वेश्चन था ये आपको? क्वेश्चन था 46 में ये वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो वर्षा की मात्रा सब पर निर्भर करती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ई। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का स्वर्ग नहीं है? तो इसमें जो वन का स्वर्ग नहीं होगा, इसमें हो जाएगा आपको राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। ये वन के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं गंगा को जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6000 मीटर तक है। कितनी है? तो 6000 मीटर तक है। आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, 6000 मीटर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत का सबसे बड़ी अभ्रक मेखला है? तो ये आंसर जो है आपको हो जाएगा हजारीबाग, गया और मुंगेर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, अभ्रक है, तो अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा। दूसरे स्थान पर राजस्थान, तीसरे स्थान पर बिहार है, याद रखिएगा। ठीक है, अभ्रक का एक गुण आपको बताते हैं मैका का, सबसे अजूब गुण है, यह ताप का सुचालक होता है। मतलब ताप को आने जाने देगा, लेकिन विद्युत का कुचालक होता है। इसीलिए स्त्री में हम लोग प्रयोग करते हैं। स्त्री के निचले पट्टी में अभ्रक लगा दिया जाता है, जिसके कारण लोहा गर्म हो जाता है नीचे वाला पार्ट, लेकिन उसमें करंट नहीं लगता है, क्योंकि ताप का सुचालक है और विद्युत का कुचालक है, याद रखिएगा। ठीक, कौन सा राज्य में हलमा, नोटिया और हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा, याद रखिएगा। कौन? त्रिपुरा। निम्नलिखित की जोड़ियां बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब देखिए यहाँ पे जो है राजधानी दिया है, तो केन्या का राजधानी नैरोबी है, 1 का 2 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन छाट सकते हैं आराम से आप, 1 का 2 आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट युगांडा का राजधानी कंपाला है यहाँ पे, बी का 4 हो गया, ठीक है। तो ए का आपको क्या था? केन्या का नैरोबी, 1 का 2 बी और सी में है, और कंपाला भी है आपको यही है। उज्बेकिस्तान का राजधानी तस्कंद हो जाएगा, तो सी का 1 है, अब यहाँ पे मिल गया आपको, बी नंबर आंसर हो जाएगा। और यूक्रेन का क्यू होता है राजधानी, आपको बी का, डी का 3 हो गया, मतलब बी आंसर इसका सही है। तो केन्या का राजधानी नैरोबी, ठीक है, युगांडा का राजधानी कंपाला, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद और यूक्रेन की राजधानी क्यू है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये आपको क्वेश्चन नंबर था 51। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। 52 नंबर जो क्वेश्चन होगा वो होगा भारत अरब सागर के पानी का औसत खरापन कितना होता है? तो अरब सागर के पानी का औसत खरापन कितना है? तब 35 पीपीटी है। कितना? 35 पीपीटी है। ठीक है, अब देखिए औसत खरापन जो होता है समुद्रों का, वो कितना होता है? 35 ही होता है। कितना होता है? 35 ही होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। कितनी होती है औसत खरापन? तो 35 ही होती है। ठीक, आगे हम बढ़ेंगे। अब कोई क्वेश्चन पूछे आपसे अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में किसका खरापन सबसे अधिक है? तो अरब सागर की है, याद रखिएगा। किसकी है? अरब सागर की है। ठीक, सबसे अधिक खारा पानी वाला झील जो है वान झील है तुर्की का, जिसमें 330 पीपीटी खारापन पाया जाता है। ठीक, मतलब 1 किलो वहां से पानी निकालिएगा तो 330 ग्राम नमक आपको प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 14-15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इंकलाब का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया था? ये आपके लिए क्वेश्चन अच्छा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको है वो क्वेश्चन क्या कहता है? वो क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि सूचित संस्था और संबंधित अनुच्छेद को मिलाना है। ठीक, तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन हो जाएंगे आते हैं हम लोग, इसमें क्या मिलाना है आप लोगों को? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय,
यह बोलता है 124। अनुच्छेद 124 क्या कहता है कि अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत में क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा। ठीक, निर्वाचन आयोग जो है आपको कौन कहता है, 324 कहता है। ठीक है, और निर्वाचन आयोग की बात कौन करता है, 324। तो आपको 4 हो जाएंगे बी का। और वित्त आयोग की बात 280 के द्वारा किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग की बात 315 के द्वारा किया जाता है। अब थोड़ा आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष पर किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग अपना सिफारिश राष्ट्रपति को ही देते हैं। ठीक, वित्त आयोग का काम क्या है, तो केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व का बंटवारा करना। ये बात याद रखिएगा। निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद 324 है। 325 के अनुसार मतदाता सूची बनाते समय लिंग, जन्म स्थान, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। इसके द्वारा 325 के द्वारा बताया जाता है। 326 जो है आपको सार्वभौमिक मतदान की बात, मतदाता की बात करता है। ये बात याद रखिएगा। ठीक, 326 सार्वभौमिक मतदाता की बात करता है। चलिए, अब इसमें आपको आंसर क्या हो जाएंगे, तो आंसर आप लोग खुद देख लीजिए, थोड़ा सा लंबा है। तो सबसे पहले ए का हम देख लेते हैं। ए जो है आपको 1 का 1 है, तो 1 का 1 यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा ए और डी। और सी में निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग की बात 324 में की गई था। बी का 4 हो जाएगा, बी का 4 हो गया, मतलब डी आंसर आपका होना चाहिए। वित्त आयोग सी का 2 है, ठीक है, और संघ लोक सेवा आयोग डी का 3 है, सही है, मतलब डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत कौन सही है, तो भूमि जो है आपको राजसूची का विषय है, बात याद रखिएगा। भूमि जो है राजसूची का विषय है, भूमि जो है राजसूची का विषय है। अब देखिए क्या किया गया था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ विषय को राजसूची से समर्थित सूची में डाला गया था। आप लोग उसको रट जाइए। अब आप लोग को बता दे रहे हैं कौन कौन से विषय है। तो इसमें आपको वन, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन याद रखिएगा। कौन कौन, वन, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, मस्ट भी यही है। ठीक है, ये तीनों जो चीज है, और कृषि को भी आपको समर्थित सूची में डाला गया था। तो वन, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन किसका विषय है, तो ये जो विषय है आपको, ये जो विषय है आपको किसका है, तो आपको समर्थित सूची का विषय है। इसके साथ साथ 42वें संविधान के संशोधन के द्वारा ही वाट और माप, जिसके अंतर्गत मानकों का नियत किया जाना चाहिए, इसको भी प्रयोग किया जाता है। न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों का गठन और संगठन, ये भी बात इसमें संशोधन करके डाला गया था समर्थित सूची में। चलिए, अब यहाँ इतना हो गया। अब नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यह है 56 नंबर। विधि का शासन या कानून का अधिराज का मतलब क्या है। विधि का शासन या कानून का अधिराज का मतलब होता है आप लोग को सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, सब कानून के समक्ष समानता है। यह जो है विधि का शासन जो है आपको डायसी के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा, डायसी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे 57 के द्वारा। ये सब नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद है। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 37 के अनुसार वाद योग्य नहीं है, मतलब इसको अगर भारत सरकार लागू नहीं करती है तो आप न्यायालय में नहीं लेके जा सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। नीति निर्देशक तत्व जो है वो सामाजिक आर्थिक अधिकारों की बात करता है, ये बात याद रखिएगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भी। राजनीतिक कैसे, तो अनुच्छेद 40, ठीक है, जिसमें क्या किया गया है, ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। ठीक, अब यहाँ पे हम अनुच्छेद मिलाएंगे, कौन इसमें सही है कौन गलत है इसको देखेंगे। अनुच्छेद 39 के समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता बिल्कुल सही है। इसके लिए नालसा का स्थापना भी किया गया है, इसको बाद में संविधान संशोधन करके डाला गया है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का संगठन, ये आपको गांधी जी के स्वप्न का इसमें शामिल किया गया है। गांधी जी के अनुसार ये स्वशासन होना चाहिए और स्वशासन ग्राम पंचायत के गठन के द्वारा ही हो सकता है, तो उनके सपनों को शामिल किया गया है इसके द्वारा। अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता की बात करता है। भारत में एकमात्र राज्य है गोवा जहाँ पे समान नागरिक संहिता है। ठीक, और अनुच्छेद 48 जो है इसमें कहा गया है कि कृषि और पशुपालन का संगठन किया जाएगा, उनके नस्ल में सुधार किया जाएगा। ठीक, तो ये आपको गलत है, ये आपको गलत है। ठीक, प्रजनन का संरक्षण तथा संविधान
और वन जीवों की सुरक्षा अनुच्छेद 48 के ए कहता है। ये बात याद रखिएगा। अब आप लोग कहिएगा सर तो न्याय और आपको कार्यपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में बात की गई है? तो इसकी बात जो की गई है आपको, इसकी बात जो की गई है, 1 मिनट हम बताते हैं आप लोग को। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में बोला गया है और 51 में बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे। आगे जो है आपको ये हो गया 58वां क्वेश्चन। इसमें क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आपको 57 हो गया। 58 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे जो होगा भारतीय संविधान अध्यादेशात्मक है, ये गलत है। ठीक है, भारत में एक राजतंत्र का नामात्र का राजतंत्र है, ये भी गलत है। डेमोक्रेसी नहीं है भारत में, है, ये तो गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है, मतलब नोबल डेमोक्रेसी नहीं है। और भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है, बिल्कुल है। अब कैसे है? मतलब 58 का डी हो जाएगा, तो डी ही होगा कैसे, आपको समझाते हैं। देखिए, शासन के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है संसाधनात्मक, एक अध्यात्मात्मक। एक होता है संसाधनात्मक और एक होता है अध्यात्मात्मक। ठीक है, गणतंत्र शासन की हम बात कर रहे हैं, तो जो अध्यात्मात्मक होगा उसमें राष्ट्रपति प्रमुख होंगे, संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे राष्ट्रपति। जैसे अमेरिका का शासन, वहाँ के राष्ट्रपति एक बार चुन लेंगे। वहाँ का मंत्रिमंडल आपको ये नहीं कि जरूरी नहीं है कि संसद से ही उठाया जाए, अलग अलग से उठा लिया जाता है और वो अपना 4 साल पूरा कार्यकाल पूरा करता है लोग। ठीक है, लेकिन संसाधनात्मक जो होगा वहाँ का मंत्रिमंडल होगा, संसद के प्रति उत्तरदायी होगा, विशेष करके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा के प्रति, संसद नहीं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक, और यहाँ के जो मंत्री होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, सब संसद के सदस्य होना जरूरी है। नहीं होंगे तो 6 माह के अंदर सदस्यता लेना होगा। ठीक, तो आपको संसाधनात्मक और अध्यात्मात्मक का अंदर समझ में आ गया होगा। नाम मात्र का राजतंत्र का मतलब होता है कि आपको क्या है, मतलब बहुत कम डेमोक्रेसी है, ना के बराबर कुछ पद राजा लिए हुए हैं, कुछ आपको निर्वाचन होता है कुछ पद के लिए, लेकिन मुख्य निर्णय राजा के द्वारा किया जाता है। तो इसी बात तो भारत में है नहीं। और कुलीन तंत्र का मतलब होता है कि धनिक लोग का शासन, मतलब कुछ अच्छे लोग जो पूंजीपति लोग हैं उन लोग शासन करेंगे। तो ये भी नहीं है भारत में। तो है क्या? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो है क्या? डी। चलिए अब आते हैं हम लोग 59 नंबर। 59 नंबर में क्या कहता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का प्राधिकार प्राप्त होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है, मतलब सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को कहाँ से शक्ति मिलती है? यह शक्ति जो मिलती है आपको कहाँ से मिलती है? तो ये शक्ति मिलती है भारतीय संविधान से, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन जो होगा आपका, एक क्वेश्चन होगा, भारतीय संसद गठित होती है लोकसभा, राज्यसभा और क्या राष्ट्रपति से। ठीक है, ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो ये अनुच्छेद 79 कहता है। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद जो होगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होगी। 80 कहता है कि राज्यसभा का गठन कैसे होगा। 81 लोकसभा के बारे में उल्लेख करता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिन के अंदर? 6 माह के अंदर। कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो ये 62 अनुच्छेद कहता है। ठीक है, और राष्ट्रपति नहीं है तब तक कार्य करेंगे कौन? उपराष्ट्रपति करेंगे। कौन अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 65 कहता है कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। ठीक, लेकिन राष्ट्रपति का पद खाली है तो 6 माह के अंदर भर लिया जाना चाहिए, 62 के द्वारा कहा गया है। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसके साथ साथ एक 64 जो है, उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति वो होते हैं, अनुच्छेद 64 के अनुसार कहा गया। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए ये हो गया। 62 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम बढ़ेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह उपबंध करता है कि राज्यसभा भंग नहीं की जाएगी?
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह उपबंध करता है कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जाएगा? तो राज्यसभा के गठन, संरचना आदि का उल्लेख, राज्यसभा का उल्लेख तो अनुच्छेद 80 में है, ठीक है। लेकिन राज्यसभा के कार्यकाल जो है आपको इसको बताया गया है, आपको अनुच्छेद 83 में, याद रखिएगा, ठीक। चलिए, राज्यसभा का कार्यकाल कितना दिन का होगा, उसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? तो आपको सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है, और आपको राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, अनलिमिटेड चलता है, उसको भंग नहीं किया जा सकता है। और प्रत्येक सदस्य क्या होते हैं, 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य हटते रहते हैं, ठीक। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समर्थित सूची में डाला गया है? तो शिक्षा को आपको डाला गया है, आपको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको डाला गया था, ठीक है। राज्य सूची से समर्थित सूची में हम उधर उल्लेख करवे किए हैं इस सब के बारे में पीछे, कि 42वें संविधान के संशोधन के द्वारा किसको किसको डाला गया। तो सॉरी, कृषि जो हम आप लोग को बताया है, तो कृषि राज्य सूची का विषय है, समर्थित सूची का नहीं है, वहाँ पे हमसे गलती हो गया था, ठीक। शिक्षा समर्थित सूची का विषय है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा डाला गया था राज्य सूची से निकाल के। और वन, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये है आपको समर्थित सूची का विषय है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे 63 हो गया, और ओके, कौन सा क्वेश्चन हो गया आपका? 62 हो गया, शिक्षा 63 हो गया, शिक्षा। अब देखिए, यहाँ पे कुछ अनुच्छेद है जिसका चर्चा करना चाहिए। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदानता की आयु आपको 21 साल से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, ये बात याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद आते हैं हम 64 में। 64 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन पंचायत की वित्तीय स्थिति के मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन आपको राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, संबंधित राज्य के राज्यपाल। अब ये कौन सा अनुच्छेद इसके बारे में उल्लेख करता है? तो ये अनुच्छेद उल्लेख करता है आपको राज्यपाल के द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ये अनुच्छेद उल्लेख करता है 243 के झ, कौन? 243 का झ, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए 243 के क क्या कहता है, ग्राम सभा का स्थापना किया जाएगा। 243 का ख क्या कहता है, पंचायत का गठन किया जाएगा। 243 का ग क्या कहता है, स्थानों का आरक्षण किया जाएगा पंचायतों में। अनुच्छेद 243 का झ क्या कहता है, वित्त आयोग का गठन, अभी बताएं। अनुच्छेद 243 का ग क्या कहता है, पंचायतों की संरचना। इसको नोट डाउन कर लीजिए, पांचों अनुच्छेद रट जाइए, क्वेश्चन पूछेंगे अगर अनुच्छेद से तो इसी को पूछा जा सकता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा चांस है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट आते हैं 65 की तरफ हम बढ़ेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 65 नंबर क्वेश्चन जो कहता है, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो अनुच्छेद 6 के द्वारा क्या कहा गया है, आपको पता होगा। जनजातीय क्षेत्रों के आरक्षण किया गया है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लागू होता है, ठीक है। इसको ATM से याद रखिएगा, ATM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है। अब एम एक और होता है पूर्वोत्तर राज्य में, पूर्वोत्तर राज्य की बात करते हैं, 3 एम नाम से 3 राज्य है, मणिपुर है, मिजोरम है, मेघालय है। तो देखिए क्या बात को करा गया, ATM में क्या निकालते हैं, पैसा निकालते हैं, ठीक है। तो पैसा मतलब मणिपुर के बाद पैसा है, तो पैसा निकाल के मत दीजिए, उसको मणिपुर हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। अनुच्छेद 6 में इन राज्यों की बात की गई है, ठीक है। तो किस में लागू नहीं होते हैं, तो मणिपुर में लागू नहीं होते हैं, तो 65 का डी आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय के किसी घोषित निर्णय अथवा पहले दिए गए आदेश पर पुनर्विचार की शक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा प्राप्त होती है? तो ये आपको आंसर जो हो जाएगा इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको 137। कौन सा होगा, 137। 143 के जरिए राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों से अपना राय लेते हैं, विचार करते हैं किसी भी मामले पर, ठीक है। और 126 क्या करता है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे किया जाएगा। 124 क्या करता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति
भारत में क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा। इसकी बात करते हैं 124, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 67 क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सीटों के आरक्षण की बात करता है। अभी पूछे हैं, क्वेश्चन बताए हैं, इसमें अनुच्छेद 243 का घ बताए हैं। घ मतलब 4 नंबर, तो 4 नंबर अंग्रेजी का डी हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 243 का डी, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई जो है इसमें लंबाई की सबसे छोटी इकाई जो होगा आपको क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन में आपको जो ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार हो जाएगा आपको सी फॉर्मीमीटर। लेकिन सबसे छोटी इकाई देखा जाए तो एटोमीटर होता है। कौन होता है, एटोमीटर। फॉर्मीमीटर 10⁻⁻15 होता है, एटोमीटर 10⁻⁻18 होता है। तो सबसे छोटी हो गई एटोमीटर, ठीक है। और सबसे बड़ा जो होता है एक्सामीटर होता है, बात याद रखिएगा। ठीक, एक्सामीटर सबसे बड़ा होता है। नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर होता है, ठीक है। और एंगस्ट्रॉन जो होता है आपको 10⁻10 मीटर होता है, ये बात याद रखिएगा। माइक्रोन जो होता है 10⁻6 मीटर होता है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, रिगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व माप में किया जाता है। तो रिगेलमैन स्केल का प्रयोग किसके घनत्व नापने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोहरा के घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, तो उसका भार क्या हो जाता है, अपरिवर्तित होता है। ठीक है, भार क्या हो जाता है, अपरिवर्तित हो जाता है। ये आपको निर्वात में बोल रहा है। ठीक है, अगर इस तरह से हवा में गिराइएगा ना तो जी का प्रभाव पड़ेगा, जी का प्रभाव पड़ेगा तो परिवर्तनशील होगा। तो ये आपको निर्वात में बोलता है, साइलेंट रहता है इसमें निर्वात, तो आपको अपरिवर्तित मारिएगा हमेशा। ठीक है, लेकिन जब कहेगा कि निर्वात खुली हवा में, तो खुली हवा में जी का प्रभाव पड़ने लगेगा, जी का प्रभाव पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, परिवर्तनशील हो जाएगा। ठीक, घटेगा बढ़ेगा दोनों काम करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए होगा, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति क्या कहते हैं, पृष्ठतनाव कहते हैं। सायनता हो गया, गड्ढापन हो गया, कोई द्रव कितना गड्ढा है उसी को सायनता कहेंगे। घनत्व जानते ही हैं, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, किस स्तर से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाते हैं। किस स्तर से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है, तो ये आपको आंसर हो जाएगा 80 डेसिबल की ध्वनि जो होती है आपके लिए हानिकारक हो जाएगी, उसको प्रदूषण की श्रेणी में रख सकते हैं, हानिकारक प्रदूषण की श्रेणी में रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया जाता है। तो निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटक और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, इसमें आपको हाइड्रोजन ईंधन आधारित ऑटोमोबाइल हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। सॉरी 73 का आंसर जो हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक, इसमें एक हम जानते हैं इसमें होता है अवशिष्ट को बदलने के लिए आप प्लाज्मा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और आप बाकी लोग आप जानते होंगे तो ठीक है, आप देख लीजिए, कमेंट कर बता दीजिएगा इसका सही कौन कौन है। हमको नहीं पता है, हम सीधे जानते हैं, हम डी को जानते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं, पेट्रोल की बूंद जब वाहन से सड़क पर वर्षा के जल के ऊपर गिरती है तो विभिन्न रंग दिखाई पड़ते हैं, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण जो हो जाएगा आपको प्रकाश का व्यक्तीकरण हो जाएगा। प्रकाश का क्या हो जाएगा, व्यक्तीकरण हो जाएगा। प्रकाश के व्यक्तीकरण में क्या होगा, प्रकाश के तरंग, प्रकाश के व्यक्तीकरण के द्वारा ही प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। ठीक है, प्रकाश के व्यक्तीकरण का प्रयोग थॉमस एंग के द्वारा किया गया है, इसका मतलब खोज किया गया था। ठीक है, अब प्रकाश के व्यक्तीकरण का प्रयोग कहाँ होता है, तो प्रकाश के तरंग प्रकृति के पता करने में। ये प्रकाश क्या है, तरंग है या कौन है, तो तरंग है, कौन पता करता है, तो प्रकाश का व्यक्तीकरण बताता है। ठीक, चयनात्मक बिखराव किसके कारण होता है, चयनात्मक बिखराव जो होता है वो होता है आपको गैस के कारण भी हो जाएगा, धूल के कण के कारण भी हो जाएगा। ठीक है, और आपको नेक्स्ट ऑप्शन क्या गया है, ध्रुव नाभिका के द्वारा भी हो जाएगा। तो तीनों, इसका आंसर तीनों हो जाएगा, मतलब डी भी मारिए चाहे ई मारिए, जो आपको मन करे वो मारिए आपका आंसर। ठीक, तो 75 का क्या हो जाएगा, ई मारिए या डी मारिए। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय वितरण में, मतलब ई ही आंसर होगा,
इसको लॉजिक के आधार पर बीपीएससी बनाएगा तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? निम्नलिखित चुंबकीय विकिरणों में सबसे अधिक ऊर्जा किसकी होती है? तो आपको इसमें बताना है कि सबसे अधिक ऊर्जा जो होती है आपको किसकी होती है? सबसे अधिक जो ऊर्जा होगी वो हो जाएगी आपको एक्स किरण की। किसकी हो जाएगी? एक्स किरण की। ठीक, चलिए ऐसे परमाणुओं को जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। मतलब प्रोटॉन की संख्या समान है मतलब आपको संख्या समान है, न्यूट्रॉन अलग अलग है मतलब भार अलग अलग है। तो वैसे परमाणु जिनकी संख्या समान हो, जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, उनको क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, और वैसे परमाणु जिनका द्रव्यमान समान हो और परमाणु संख्या अलग अलग हो, समभारिक कहेंगे। वैसे दो या दो से अधिक यौगिक के अणु सूत्र समान होता है उसको समवायिक कहते हैं। और वैसे परमाणु जिनका न्यूट्रॉन क्या हो, एक समान हो, उसको समन्यूट्रॉनिक कहेंगे। ठीक, ये बता दिए। अब भार जो होता है आपको क्या चीज़ से निकलता है? संख्या तो प्रोटॉन की संख्या से निकलता है। अब भार जो होता है प्रोटॉन की संख्या और प्लस आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या से निकाला जाता है। नहीं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या से नहीं। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं 78 क्वेश्चन। क्या कहता है? खनिज क्या है? तो खनिज जो होता है अकार्बनिक ठोस है, याद रखिएगा। खनिज क्या है? अकार्बनिक ठोस है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं 89 की तरफ। तो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल के में आपको इन्वर्टेज के द्वारा बदला जाता है। किसके द्वारा बदला जाता है? तो इन्वर्टेज के द्वारा बदला जाता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, सॉरी गलती हो गई, इन्वर्टेज नहीं, इसमें होगा जाइमेज। तो ग्लूकोज के एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदला जाता है? तो जाइमेज के द्वारा बदला जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। देखिए धुआं क्या है? तो वायुमंडल में चलता है। तो धुआं जो है किसकी? स्मॉग। ये आपको आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति कारण होता है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन बायोडोजन की बात करता है जो निचले वायुमंडल में पाए जाते हैं। ओजोन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक बायोडोजन एक गुड ओजोन है। गुड ओजोन समतापमंडल में मिलता है 20 से 32 किलोमीटर के एरिया में, और बायोडोजन निचले वायुमंडल परत में मिलता है। ये प्रदूषण है बायोडोजन, जिसमें मुख्य तो बायोड ओजोन को ही मुख्य रूप से धुआं या स्मोक कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कण मिलकर बने होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन में PaN के मात्रा इसके कारण ही बनता है। PN आपको नाइट्रोजन से मिलकर बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 81 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। बड़ी लंबा वीडियो हो जा रहा है कि नहीं, लेकिन अब क्या कीजिएगा, क्वालिटी देंगे तो लंबा हो जाएगा, क्वांटिटी देंगे केवल अब आंसर बता के निकल जाएंगे तो ये भी उचित नहीं है डिस्कशन का। आप लोगों को टाइम लगेगा लेकिन फायदा इससे होगा। निम्नलिखित में से क्रायो बैंक में ex-situ संरक्षण के लिए कौन सी गैस समानता प्रयोग किया जाता है? देखिए अब यहाँ पे आप लोग को हम बताएंगे, कोई भी चीज़ को संरक्षण करना होगा तो 2 विधि होता है। एक होता है ex-situ, एक होता है in-situ। ठीक है, 12वां स्थान है और 100वां स्थान है, मतलब बाहरी स्थान 100वां स्थान है। ex-situ को बाहरी स्थान, in-situ को 100वां स्थान कहते हैं। ठीक है, तो बाहरी स्थान जो होगा उसमें जीन बैंक हो जाएगा, वनस्पति उद्यान जो बनते हैं जैसे पटना में जू है वो सब हो जाएगा। ठीक है, वृक्ष उद्यान, जंतु उद्यान, चिड़ियाघर, ये सब आ गया इसमें वनस्पति उद्यान में। उसके बाद निम्न तापीय संरक्षण, बहुत कम तापमान नाइट्रोजन की मात्रा में आपको स्पर्म को संरक्षण किया जाता है तो निम्न तापीय संरक्षण हो गया। ठीक, जीन बैंक हो गया, बीज बैंक हो गया, ये सब ex-situ हो गया। मतलब किसी भी जीव के निवास स्थान से दूर ले जाकर उसको संरक्षण करना क्या कहलाएगा? ex-situ कहलाएगा, मतलब बाहरी स्थान कहलाएगा। 100 स्थान में अगर संरक्षण करना है तो जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं वहीं पे संरक्षण कर दीजिए, बाहर ले जाने की आवश्यकता नहीं है, तो उसको in-situ कहेंगे। इसमें राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमंडलागार, पवित्र उपवन एवं झील, समुद्री आगार एवं संरक्षणागार होते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो निम्नलिखित में से क्रायो बैंक, अभी बोले हैं कि क्रायोजोनिक तकनीक या निम्न तापीय संरक्षण में स्पर्म को संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ये आपको ex-situ का एग्जाम्पल है, निम्न तापीय संरक्षण। ex-situ में बीज बैंक, जीन बैंक, निम्न तापीय संरक्षण, वनस्पति उद्यान, वृक्ष उद्यान, जंतु उद्यान, चिड़ियाघर हो गया। और आपको in-situ यानी 100 स्थान संरक्षण में राष्ट्रीय उद्यान, वनस्पति वन्यजीव अभयारण्य, जैव मंडल आगार, पवित्र उपवन एवं झील, समुद्री आगार एवं संरक्षणागार, इसको लिख के
नोट डाउन कर लीजिए, पूछेगा क्वेश्चन तो आप बना लीजिएगा, तो आप सबसे आगे रहिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा, इम्पोर्टेंट भी है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन जो है, अब देखिए नाइट्रोजन का प्रयोग एक और जगह किया जाता है, खाद्य पदार्थ को संरक्षण करना होगा था, तो उसमें से आपको एयर को, हवा को निकाल के नाइट्रोजन भर दिया जाता है, ठीक। तो खाद्य पदार्थ जो होते हैं लंबे दिनों तक चलते हैं। जो हवा भरा रहता है चिप्स के पैकेट में, वो हवा जो है नाइट्रोजन है, ठीक है, हवा नहीं है बल्कि नाइट्रोजन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है खनिज क्या है, तो इसको आकार्बनिक बताइए दिए हैं, ये तो हो ही गया है। तो हम इधर कहाँ चले हैं, 1 मिनट हो गया यहाँ पे, हाँ 82 नंबर। अनिवार्य वसा अम्ल निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो अनिवार्य वसा अम्ल जो है कौन नहीं है इसमें, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सिटेरिक एसिड, सिटेरिक एसिड, याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट करते हैं, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए आप लोग क्या कीजिए, कठोर बनाना है उसको, तो आप लोग क्या कीजिएगा, कार्बन का प्रयोग कीजिएगा। क्या चीज़ का प्रयोग कीजिएगा, कार्बन का प्रयोग कीजिएगा। और लचीला बना होगा थोड़ा थोड़ा, तो उसमें आपको क्या, क्रोमियम का प्रयोग कीजिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन एक पराबैंगनी किरण का विनिक्षेपण कर सकता है, तो कौन प्रकार का कांच जो है पराबैंगनी किरण को आपको क्या कर सकता है, कट ऑफ कर सकता है, मतलब तोड़ सकता है, तो वो हो जाएगा आपको आंसर, आपको क्रूक्स कांच हो जाएगा। कौन सा होगा, क्रूक्स कांच होगा, याद रखिएगा क्रूक्स कांच, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम 85 नंबर में, विषाक्त मास्टर गैस होता है, ये जो होता है रासायनिक युद्ध सामग्री है, हथियार बनाए जाते हैं इससे, ठीक है। तेज होते हैं, द्रव रूप में होता है, याद रखिएगा, ठीक। विषाक्त गैस जो होते हैं द्रव रूप में होता है, रासायनिक हथियार का प्रयोग बनाया जाता है इससे, ठीक। ये बात आप लोग याद रखिएगा। मास्टर गैस आपको जर्मनी सेना के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में सबसे पहले प्रयोग किया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस की सेना के द्वारा भी प्रयोग किया गया था, ठीक। चलिए 85 हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग 86। निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु ये सांस लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है लेकिन सांस लेते हैं, ये हाइड्रा है, ठीक है। तिलचट्टा जो है इसका रक्त क्या होता है, उजला होता है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं 87। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक जीवन के निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक जीवन के विकास के दौरान प्राकृतिक चयन के सिद्धांत दिए थे, डार्विन दिए थे, कौन दिए थे, डार्विन दिए थे। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत कौन दिए थे, डार्विन के द्वारा दिया गया था, ये बात याद रखिएगा। ये आपको बीगल नामक जहाज पे चढ़ के पूरा विश्व का भ्रमण किए थे, और फाइटेस्ट ऑफ द फीटल नामक पुस्तक भी लिखे थे, और यहीं आपको क्या सिद्धांत भी हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं, जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है, तो देखिए जंतु कोशिका बोला तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जब अंतर कीजिएगा, तो पादप कोशिका में सेलुलोज होते, सबसे पहले इसका आंसर बताते हैं। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित है, तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति नहीं होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। और क्या चीज़ है जो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, तो लौक नहीं पाई जाती है, रिक्तिका जो होती है छोटी होती है या नहीं होती है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। लौक और रिक्तिका छोटी होती है या नहीं होती है, और आपको कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, 3 चीज याद रखिएगा, आप लोग के लिए जरूरी है, ठीक। आगे हम बढ़ेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन में कहता है कि मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा समान हानिकारक समझा जाता है। कौन सा मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा समानता हानिकारक समझा जाता है, क्योंकि यह स्तर कम करता है। क्या चीज़ कम कर देता है, वो आपको ट्रांस वसा, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, HDL। कौन होगा, HDL, ठीक। 90 में आते हैं हम लोग प्रतिजन, 90 में आते हैं एंटीजन, वह पदार्थ है जो क्या करता है, आपको हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। क्या होता है आंसर बताइए आप लोग खुद से, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एंटीजन क्या है, तो एंटीजन जो है एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक होता है, ये होगा आंसर। हानिकारक जीवाणु को नष्ट नहीं करता बल्कि एंटीबॉडी का निर्माण करता है, मोस्ट आप लोग के लिए जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए, यदि एक पिता का रक्त ए और माता का रक्त ओ है, तो बताइए कि उनके पुत्र में कौन सा रक्त वर्ग होगा। देखिए ए गुने ओ है, तो निश्चित रूप से ए भी आएगा और ओ आएगा, ठीक है। ओ है तो ए भी, तो आई भी नहीं करेगा, जहाँ ओ हो जाएगा वहाँ ए भी नहीं होगा, याद रखिएगा। तो ए भी नहीं होगा, अब बी जब इसमें है ही नहीं तो बी कहाँ से पैदा ले लेगा, तो बी भी नहीं होगा, तो ए ओ इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए
इसमें निकालते कैसे हैं, तो O गुने B है, देखिए इसमें कौन है, O है, तो O हो जाएगा, और B है तो B हो जाएगा। O जब आ गया तो AB नहीं आएगा, ये यहाँ पे O है तो AB उसमें AB नहीं करेगा, समझ नहीं किया जाए। और B जो है तो B ही आएगा, एक दोनों में तो है ही नहीं, तो A गुण कैसे हो जाएगा, मिल जाएगा तो नहीं होगा। ठीक, उस तरह से आप आइए, आप A गुने A लेते हैं, देखिए A गुने A है तो वो तो मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। और A गुने A है तो A ही ना मिलेगा, AB और B जब चर्चा में नहीं है, वो आ गया ऑलरेडी तो AB तो आएगा ही नहीं, अब B चर्चा में है तो नहीं आएगा। उस तरह से आप सबको देख सकते हैं, याद रखिएगा। देखिए ऐसे बता, जैसे B गुने B है, B गुने B है तो B में देखिए सबसे पहले B है तो आ जाएगा, B आ जाएगा और वो आ जाएगा। ठीक, वो सबसे पहले दो रह जाता है। अब देखिए जहाँ पे AB गुने AB होगा, AB गुने AB होगा तो AB है ऑलरेडी तो वो नहीं आएगा, तो वो यहाँ पे होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। अब A है तो A हो जाएगा, B है तो B भी हो जाएगा, AB है तो AB हो जाएगा, तो AB गुने AB में AB AB हो जाएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट आते हैं, B गुने AB है, मतलब माता का या पिता का B, माता या पिता का AB है तो क्या आएगा, तो देखिए AB है यहाँ पे तो वो नहीं होगा, वो तो कभी बच्चा का रख नहीं होगा, तो क्या होगा, तो B हो जाएगा, A हो जाएगा और AB हो जाएगा। ठीक, उस तरह से देखिए आप देखिए O गुने AB मिल जाए, कभी दोनों एंटी पार्टी है, दोनों एंटी पार्टी आ गया तो दोनों आदमी एक दूसरे को कैंसिल हो जाएगा। O है तो AB कभी नहीं होगा, AB है तो O कभी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, A और B हो जाएगा इनका रख। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो इसमें क्या आंसर क्या हो जाएगा, A है और गुने O है, मतलब A आ जाएगा और O आ जाएगा। O है तो AB नहीं आएगा, अब B है ही नहीं इसमें तो B भी नहीं आएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, O और A हो जाएगा। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, O और A है तो बच्चा का रक्त जो होगा वो क्या होगा, या तो O होगा या A होगा, तो इसमें आंसर क्या है, C। तो 91 का क्या आंसर हो जाएगा, C। चलिए, परितृप्त एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको हाइपोथैलेमस। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में भूख, प्यास, दर्द, ताप, प्यार, घृणा, नियंत्रण, इस सब का हार्मोन संचालित होता है। थैलेमस जो होता है दिमाग में ये सब होता है, तो थैलेमस में ठंडा गर्म दर्द की सहानुभूति होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 95 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए, वो क्वेश्चन कौन सा है, ब्रेक से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रण कौन करता है, तो इसका नियंत्रण जो करता है वो करता है आपको ADH। कौन करता है, तो ADH के द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 94 नंबर में। 94 नंबर जो है, इनमें से किस यौगिक को स्टार्च ऑफ एनिमल्स के रूप में जाना जाता है, तो स्टार्च ऑफ एनिमल्स के रूप में स्टार्च है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर आपको हो जाएगा D नंबर, ग्लाइकोजेन, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 95। एक व्यक्ति जो फेनिल क्यूटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है, इनमें से पीड़ित होता है, फेनी क्यूटोन्यूरिया रोग है तो किस बीमारी से पीड़ित हो सकता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपको मस्तिष्क जागरूकता। ठीक, नेक्स्ट आते हैं आपको 95 नंबर क्वेश्चन हो गया। 96 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, महिला सेक्स हार्मोन कौन है इसमें, तो महिला सेक्स हार्मोन जो है वो आपको कौन सा है, तो इसमें आपको एस्ट्रोजन है। ठीक है, कौन है, सॉरी ये नहीं, एस्ट्रोजन है। ठीक है, इंसुलिन सभी में मिलता है, ये आपको क्या चीज़ के लिए काम करता है, तो आपको मधुमेह रोग के लिए उत्तरदायी होता है। इंसुलिन जब नहीं निकलेगा तो आपको क्या हो जाएगा, चिनिया रोग या मधुमेह या डायबिटीज हो जाएगा। इंसुलिन का स्राव कहाँ होता है, तो अग्नाशय से होता है। अग्नाशय जो है आपको आंतरिक और बाह्य स्राव ग्रंथि है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ अन्य जो महिला सेक्स हार्मोन जो है उसमें आपको प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा, जो स्तन वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, और रिलैक्सिन जो होता है आपको गर्भ गिरिवा को चौड़ा करके बच्चा के जन्म में सहायक होता है, आपको रिलैक्सिन, तो ये सब हो जाएगा। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो आपको अंडावेनी का विकास करने में मदद करता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं 97 में, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव करता है, तो इसमें पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ये मस्तिष्क में होता है, याद रखिएगा। ठीक, थायराइड ग्रंथि गला में होता है, ये आपको घेगा रोग के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक, एड्रिनल ग्रंथि जो है वो आपको
किडनी के बगल में होता है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। मैथ है, मैथ के आंसर आपको बता देंगे सोल्व। अगर दिक्कत हो कमेंट में बताइएगा, अगर गलत आंसर बताएंगे तो उसको हम सोल्व करके आप लोग को बता देंगे। ठीक, चलिए तो 98 में का आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 98 का आंसर जो हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। ठीक, 98 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 99 आते हैं हम लोग। 99 का आंसर जो हो जाएगा, डाउट होगा तो आप लोग बोलिएगा, आंसर गलती होगा तो हम सोल्व कर बताएंगे। 99 जो हो जाएगा आपको सी आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। और 100 का जो आंसर है, 100 जो क्वेश्चन नंबर है उसका आंसर हो जाएगा आपको, 100 का जो आंसर हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा बी। और 101 का आंसर जो हो जाएगा उसका हो जाएगा, उसका भी बी। ठीक है, 101 का आंसर बी हो जाएगा। 102 का जो आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, 102 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक, 103 का आंसर जो हो जाएगा आपको बताते हैं, 1 मिनट के। 103 का जो आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा बी। ठीक है, 104 का जो आंसर हो जाएगा आपको, 104 का आंसर हो जाएगा ए। 105 हम आते हैं तो 105 का आंसर हो जाएगा सी। 106 का आंसर जो हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। 106 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 107 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 107 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 107 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 108 अब करंट अफेयर है, आइए बताते हैं इसको। 108 में क्या है, 7 जुलाई 2021 को किए गए मंत्रिपरिषद विस्तार के पश्चात नए मंत्री और विभागों के संदर्भ में कौन सम्मिलित है, कौन सम्मिलित है, तो अमित शाह क्या है, गृह मंत्री है, इसके सांसद सहिष्णु मंत्री भी हैं। ठीक है, कौन सा असुमिलित कर रहा है, तो अमित शाह जो है सहिष्णु मंत्री नहीं है, सॉरी सहकारिता मंत्री है। ठीक है, गृह मंत्री और आपको सहकारिता मंत्री, तो ये गलत हो गया। धर्मेंद्र प्रधान जो है आपको शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, गिरिराज सिंह पंचायती राज मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव जो है आपको रेलवे मंत्री है, तो ये आपको संसदीय कार्य मंत्री नहीं रेलवे मंत्री हो जाएंगे। तो ए और डी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। चलिए 108 का आंसर क्या हो जाएगा, 108 का। 109 में हम आएंगे तो हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं, तो हिमाचल प्रदेश के जो नए राज्यपाल बनाए गए हैं उसमें आपको देखिए, हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल जो बनाए गए हैं उसका आंसर हो जाएगा रमेश विश्वनाथ अलंकर। ठीक है, रमेश बैज जो है, रमेश नहीं, राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। रमेश बैज जो है आपको झारखंड के राज्यपाल हैं। बंडारू दत्ता जो है आपको ये कहाँ के हैं, ये आपको राज्यपाल है हरियाणा के। ठीक है, और बिहार के राज्यपाल कौन है, फगुन चौहान है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो मंगू भाई पटेल है, याद रखिएगा मंगू भाई पटेल है। चलिए 110 में आते हैं हम लोग। जो राज्यपाल करंट चेंज हुए हैं 8 को, उसको याद कर लीजिएगा लो, एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, अभी करंट में एग्जाम कोई होगा तो। 110 में क्या कर रहा है, 26 जनवरी 2021 ईस्वी को कितने लोगों को मरणोपरांत पद्म विभूषण और पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया है, तो पद्म विभूषण पूछा है और पद्म भूषण दोनों पुरस्कार पूछा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा 6, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 93वां ऑस्कर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला, तो ये नोमैलैंड मिला, नोमैलैंड को मिला, याद रखिएगा नोमैलैंड, मस्ट भी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 112वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेहरू तिब्बत और चीन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो नेहरू तिब्बत और चीन नामक पुस्तक के लेखक जो है वो आपको अवतार सिंह भासिन है। ठीक, 113 क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्पोर्ट्स बियर कंपनी पूमा जो है वो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो इसके अभी ब्रांड एम्बेसडर वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पाडिक्कल को चुना गया है। तो इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक, और पहले जो थे युवराज सिंह थे, अब हो गए ये दोनों क्रिकेट से संबंधित है, याद रखिएगा। जसप्रीत बुमराह जो है आपको, ये आपको ब्रांड एम्बेसडर हैं OnePlus T जो मोबाइल कंपनी है चाइना का, उसके हैं। ठीक, 114 है संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य कौन थे जिनका निधन हो गया, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा टी एम कल्याणन जो तमिलनाडु के रहने वाले थे, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं 115 नंबर, विश्व मलेरिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो विश्व मलेरिया दिवस जो हो जाएगा आपको 25 अप्रैल को हो जाएगा। ठीक, 3 मई को विश्व पत्र प्रेस दिवस, 23 अप्रैल को कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है।
और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य से संबंधित है? तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो हो जाएगा आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित हो जाएगा। कहाँ से? तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ये आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित है, याद रखिएगा। 117 है, हाल ही में कुछ दिनों में जीआई टैग प्राप्त उत्पाद और कौन से राज्य का मेल सही है? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपके लिए, आपके लिए जो क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे देखिए, केसर जम्मू कश्मीर को मिला है, बिल्कुल सही है। जलगांव जो है महाराष्ट्र को मिला है, बिल्कुल सही है। डले खुजिला जो है मिर्ची है एक प्रकार का, डले खुरजिनी, ये सिक्किम को मिला है, बिल्कुल सही है। और बोका चावल जो है आपको असम को मिला है, ये भी सही है। ठीक है, और एक याद रखिएगा, रसगुल्ला जो है उड़ीसी रसगुल्ला उड़ीसा को मिला है और पश्चिम बंगाल को भी कुछ समय पहले मिलता है। तो इसका आंसर जो होगा 117 का क्या हो जाएगा? 117 का आंसर आपको हो जाएगा ई हो जाएगा। 118 में आते हैं, तो कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की देखभाल और सुरक्षा हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की सुरक्षा और देखरेख के लिए इसमें से जो पोर्टल लॉन्च किया गया है वो पोर्टल आपको है बाल स्वराज पोर्टल, याद रखिएगा। कौन सा पोर्टल? बाल स्वराज पोर्टल। चलिए 119 जो है, छठा राष्ट्रीय संवाद हमेशा हर वर्ष दिल्ली में होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है। ठीक है, तो कहाँ आयोजन किया गया? तो दिल्ली का है, तो भारत में हमेशा होता है, याद रखिएगा। थीम भी इसका याद रखिएगा हो सके तो। 120 जो है, गगनयान मिशन किसके द्वारा 2022 में प्रक्षेपित किया जाएगा? तो ये इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा, याद रखिएगा। इसरो के द्वारा गगनयान मिशन को प्रक्षेपित किया जाएगा। अरुण 2021 जो है का आयोजन किन दो देशों के बीच हुआ है? तो अरुण जो युद्धाभ्यास है इसका आयोजन जो है आपको किया गया है भारत और फ्रांस के बीच में, याद रखिएगा। और एक और युद्धाभ्यास जिसको कहते हैं शक्ति, ये आपको भारत और फ्रांस के बीच होता है। मित्र शक्ति जो होता है भारत और श्रीलंका के बीच होता है। गरुण शक्ति जो होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा वो होगा 122 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय एजेंसी के गठन की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अधिनियम के तहत दी है? तो भारतीय राष्ट्रीय एजेंसी NRA जो है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है, फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA जो है, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 ईस्वी के तहत इसका गठन किया गया है। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं 123 नंबर। 123 नंबर क्वेश्चन जो होगा हमारा वो क्या कर रहा है? विभिन्न शहरों और संस्थाओं में परिवर्तन नामों के संदर्भ में कौन सा सही है? तो विभिन्न शहर और नाम परिवर्तन जो किया गया है उसका आंसर हम मिलाते हैं आपको। देखिए, मियाँ का बावड़ा रेलवे स्टेशन को अब महेश दास रेलवे स्टेशन कहेंगे। ठीक है, ये सही है, याद रखिएगा, ये रेलवे स्टेशन है। मोहाली क्रिकेट स्टेडियम को बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है, ये हॉकी स्टेडियम है। ठीक, उसके साथ साथ रॉस द्वीप जो है आपको सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है, ये अंडमान में है। इसके साथ साथ नील द्वीप जो है शहीद द्वीप कहा जाएगा, और हैलॉक जो द्वीप है उसको स्वराज द्वीप कहा जाएगा, याद रखिएगा। मजेर हाट ब्रिज जो है उसको जय हिंद ब्रिज कहा जाएगा, मतलब सब के सब सही है। तो 123 का जो आंसर हो जाएगा आपको ई हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय वन्यजीव अधिनियम 2019 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट कर रहा है, तो भारतीय वन रिपोर्ट जो कर रहा है कौन सही नहीं है? तो आंध्र प्रदेश वन क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाला शीर्ष राज्य रहा नहीं, ये गलत है। सबसे अधिक जो वन क्षेत्र में वृद्धि किया है वो हो जाएगा कर्नाटक, दूसरे स्थान पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, प्रथम स्थान पर नहीं रह के दूसरे स्थान पर रहा है, तो 1 नंबर तो आपका गलती हो गया। और देखिए, अनावरण प्रतिशत के आधार पर शीर्ष राज्य अरुणाचल प्रदेश है, और प्रतिशत के आधार पर शीर्ष राज्य जो है मिजोरम है, ये भी गलती है। मिजोरम है तब अरुणाचल प्रदेश का स्थान आता है। मिजोरम में अभी वन जो है आपको 85.41% है। ठीक, 2017 वन रिपोर्ट की तुलना में मैग्रोन में प्रतिशत वृद्धि 1.10% हुई है, बिल्कुल हुई है, ये सही है आपका। ठीक है, और उसके बाद डी नंबर जो ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे 2 गलती हो गए, एक और बी। ठीक है, आप पूछ क्या रहा है तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 2 तो गलत हो गया, तो ये आंसर आपका ऑलरेडी हो चुका है। अब देखिए चलो ऑप्शन देख लेते हैं नेक्स्ट वाला। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है, बिल्कुल है। दूसरे स्थान पर जो है आपको कौन है? तो दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है वन के मामले में। प्रतिशत के मामले में प्रथम स्थान मिजोरम, तो अरुणाचल प्रदेश, तब मेघालय, ये याद रखिएगा। ठीक,
गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो 2021 में जारी किया गया है उसमें भारत को कौवा स्थान मिला है। तो उसमें भारत को मिला है आपको, उसमें भारत को आपको मिला है स्थान 49वां। प्रथम स्थान रहा है आपको फिनलैंड का, अंतिम स्थान रहा है वेनेजुला का, याद रखिएगा ठीक। प्रथम आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का विजेता कौन बना है? तो न्यूजीलैंड बना है भारत को हरा कर। कहाँ आयोजित हुआ फाइनल में? तो फाइनल आयोजित हुआ इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाल ही के दिनों में आए चक्रवात और प्रभावित राज्यों के नाम के संदर्भ में कौन सा सही है? तो इसमें देखिए, ताउते तूफान जो था इससे प्रभावित कौन था? तो प्रभावित था महाराष्ट्र और मुख्य रूप से गुजरात, ठीक है। यास तूफान था, इससे प्रभावित जो था वो था पश्चिम बंगाल मुख्य रूप से, उड़ीसा भी था लेकिन पश्चिम बंगाल मुख्य रूप से था, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, बुरेवी जो तूफान था उससे प्रभावित जो राज्य थे वो तमिलनाडु और केरल दोनों थे, ठीक। निसर्ग तूफान था, गुजरात प्रभावित था। तो क्या करा, कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसमें आपको आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि आपको निसर्ग से गुजरात सही है, बुरेवी से तमिलनाडु और क्या थे, केरल थे। तो ये भी सही है आंसर, सी और डी आपका आंसर सही है, तो ई आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए, और यास तूफान भी आप उड़ीसा लगा सकते हैं क्योंकि कर्नाटक थी, पश्चिम बंगाल उड़ीसा से प्रभावित था। यास तूफान का नामांकन ओमान के द्वारा किया गया है, ये बात याद रखिएगा। ताउते तूफान का नामांकन म्यांमार के द्वारा किया गया है, ये भी बात याद रखिएगा। ताउते तूफान अरब सागर में उठे हैं और यास तूफान आपको हिंद बंगाल की खाड़ी में उठे हैं, ठीक है। और ये सभी तूफान जो है आपको क्या है, उष्णकटिबंधीय तूफान है। ये तूफान जो है उत्पत्ति के लिए मुख्य जिम्मेदार तापमान होता है, और जो ठंडी तूफान होता है उसके उत्पत्ति के लिए वाताग्र जिम्मेदार होता है, याद रखिएगा, ठीक है। वाताग्र क्या होता है? या वाताग्र दो विपरीत वायुराशियां जब एक दूसरे से मिलती है, ये गर्म हो गया, शीत हो गया, तो बीच का एक संक्रमणशील क्षेत्र बन जाता है, उसी को वाताग्र कहते हैं, ठीक। चलिए, क्रिप्टो या बिटकॉइन को मान्यता देने वाला दुनिया का सबसे पहला देश जो बना, वो अल सल्वाडोर बना। कौन बना? अल सल्वाडोर बना, ये बात याद रखिएगा, अल सल्वाडोर बना इसमें। नेक्स्ट जो है, नोट और उन पर छपे चित्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए, हम आपको बता दे रहे हैं, 100 रुपये के नोट पर है किस रानी के बाब है, सही है। 500 रुपये के नोट पर जो है आपको लाल किला है, सही है। और आपको 50 रुपये के नोट पर जो है हम्पी का रथ मंदिर है, गलत है। सांची का स्तूप जो है आपको 200 रुपये के नोट पर है, तो ये गलत है। 200 के नोट पर सांची का स्तूप है। मंगलयान जो है आपको 2000 के नोट पर है, ठीक है। ये आपको इस तरह से कौन, ए और ए गलत है, तो ई आंसर हो जाएगा। 129 का आंसर कौन हो जाएगा? तो ई हो जाएगा, 129 का आंसर ई हो जाएगा। आप लोग कहीं लिख लीजिए, 20 रुपये के नोट पर एलिफेंटा की गुफा है, 50 रुपये के नोट पर हम्पी का रथ मंदिर है, 100 रुपये के नोट पर रानी का वाब है, 20 रुपये के नोट पर 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप है, 500 रुपये के नोट पर लाल किला है, 2000 के नोट पर मंगलयान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, 130 नंबर क्वेश्चन। तो 130 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, ये तो फालतू क्वेश्चन है, अवार्ड, ये फालतू क्वेश्चन है, इसको मतलब ठीक है, याद कीजिए। जून महीने के लिए किसे दिया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको डेवन क्रावो को दिया गया है। डेवन क्रावो क्रिकेट से संबंधित है, याद रखिएगा। 131 जो है, सेना के जवानों के लिए सौर सैलरी अकाउंट किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया गया है आपको किसके द्वारा? बंधन बैंक के द्वारा, याद रखिएगा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? बंधन बैंक के द्वारा। नेक्स्ट आता है 32, भजन चलो बुलावा आया है, तूने मुझे बुलाया, शेरावाली, अम्बे तू है, आदि जैसे भजन गायक का हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है? नरेंद्र चंचल है, याद रखिएगा, नरेंद्र चंचल। नेक्स्ट आते हैं 133, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने 2020 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ये जो है आपको आत्मनिर्भर भारत है, कौन है? तो आत्मनिर्भर शब्द को वर्ल्ड एक्सपोर्ट के द्वारा वर्ल्ड ऑफ द ईयर हिंदी भाषा के शब्द में घोषित किया गया है, आत्मनिर्भर भारत को। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 134, इसमें सुगम भारत ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको जो लॉन्च किया गया है उसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको? इसका आंसर हो जाएगा सहकारिता और न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सुगम भारत ऐप्स क्या है? ये दिव्यांग जन जो है उनके पहुंच को सुगम बनाने के लिए, सभी जगहों पर उनके पहुंच की सुविधा को विकसित करने के लिए इस ऐप्स को लाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच किन दो देशों के बीच खेला गया? ये स्टेडियम
नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जिसका नरेंद्र मोदी नाम के पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर था, उसके पहले मोटेरा नाम था। ठीक है, तो आपको नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय मैच किन दो देशों के बीच खेला गया है, तो ये आपको हो जाएंगे भारत और इंग्लैंड के बीच में हो जाएगा। इसी पिच पर एक टेस्ट मैच 2 दिन में समाप्त हो गया था। ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 136। चिकित्सा का आईजी नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? ये दिया गया है आपको नरेंद्र मोदी को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेशनल मंडेला दशक घोषित किया गया है, तो नेशनल मंडेला दशक जो है आपको घोषित किए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको 2019 से 28 तक। ठीक, ये आपको दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं। इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित, नोबेल पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है इनको। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको, शाहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ठीक है, कौन किए थे? तो शाहजानंद सरस्वती के द्वारा इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा बिहार उड़ीसा से अलग एक राज्य बना, और 1912 इसमें बिहार और उड़ीसा प्रांत बने थे, याद रखिएगा, जिसकी राजधानी पटना थी। ठीक है, इसकी घोषणा आपको दिसंबर 1911 ईस्वी में किया गया था दिल्ली दरबार के तहत। ठीक, चलिए नेक्स्ट 1935 हो जाएगा। 139 का आपका आंसर डी हो जाएगा। पटना के स्वदेशी संघ की स्थापना कब हुई थी? तो पटना के स्वदेशी संघ की स्थापना जो थी इसकी कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1930 ईस्वी में हुआ है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। दिगंबर विश्वनाथ और विष्णु विश्वनाथ किससे संबंधित है? ये आपको बंगाल में हुए नील आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, तो नील आंदोलन नहीं है इसमें, तो आंसर हो जाएगा ई, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बिहार में नमक आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 16 अप्रैल को मंगल तालाब से नमक बना के शुरू किया गया था पटना में, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। 142 का सी हो जाएगा। 143 बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1921 में हुआ था, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, जिसके प्रिंसिपल मजरूल हक को बनाया गया था। ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। पालीताना का पवित्र मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो पालीताना का जो मंदिर होगा, पवित्र मंदिर, वो आपको संबंधित होगा जैन धर्म से, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम 145 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो 145 नंबर क्वेश्चन जो होगा आपका संथारा प्रथा, जिसमें आपको देह त्याग दिया जाता है, भूखे उपवास रह के अपने आप को मृत्यु की तरफ ले जाया जाता है, और बाद में डेथ भी हो जाती है, मर जाते हैं लोग। तो ये जैन धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। हाल ही में 2-3 साल पहले बहुत ज़्यादा चर्चा में था। इसको अवैध घोषित किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो समारोह कांड का संबंध किससे है? तो समारोह कांड का संबंध गदर पार्टी से है। गदर पार्टी के कुछ नेताओं को एक जहाज में बैठा के भारत लाया जा रहा था, तो सिंगापुर में गुरुदत्त के द्वारा दिए गए भाषण के बाद विद्रोह कर दिए गए थे सैनिकों ने, मतलब उस पर बैठे लोगों के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको संबंध है गदर पार्टी से। ठीक है, इसको सिंगापुर क्रांति भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में शहरीकरण प्रतिशत कितना है? तो बिहार में शहरीकरण जो है 11.3% है, याद रखिएगा। बिहार में बाल लिंगानुपात कितना प्रतिशत है? बिहार में बाल लिंगानुपात जो है आपको 935 है। ठीक है, और लिंगानुपात 918 है, याद रखिएगा। लिंगानुपात 918 है। घनत्व कितना है? तो 1106 है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए 1920 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य का कितना प्रतिशत है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको 56-27 करोड़ रुपया। ठीक, बिहार में भारत देश की कितनी प्रतिशत आबादी बसती है? तो आंसर हो जाएगा 8.6। कुल कितना प्रतिशत भारत बिहार में है? तो 2.8 है, 2.8 है। ठीक है, बिहार का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, बिहार की जनसंख्या 10.24 करोड़ है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, बिहार जनसंख्या के दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, प्रथम उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र है। इस प्रकार से अगर डिस्कशन आप लोग को अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नमस्कार।